हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। यार जितने सारे लोग पुणे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए है उन्हें पता है कि उनके इन सेमेस्टर के डेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। 9 तारीख को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का पेपर एंड श्योर पहले 2 यूनिट्स की आपने पढ़ाई शुरू की होगी। बहुत सारे कॉलेजेस यूनिट टेस्ट भी ले रहे हैं और मैंने सोचा कि इन सेमेस्टर 2019 पैटर्न की आपको मैं बता दूं ऑफलाइन मतलब रिटर्न पैटर्न में ये आपकी दूसरी एग्जाम होने वाली इन सेमेस्टर। इसका मतलब है अब तक बस एक ही पेपर अवेलेबल है जिसको आप बोल सकते हो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर फॉर इन सेमेस्टर। एंड जी हां, वही पूरा पेपर मैं विथ कॉन्सेप्ट स्टार्ट टू एंड आपको सॉल्व करके देने वाला हूं सो दैट आपको पता चले कि भाई कितना लिखना है। बहुत बारी ये होता है 5 मार्क के हम लोगों के जो सम्स रहते हैं वहां पे हमें पता तो होता है यार कैसे किस तरीके से आंसर निकालना, लेकिन 5 मार्क्स मिलने के लिए जो मेहनत होती है ना, कौन सी स्टेप लिखनी है कौन सी स्टेप नहीं लिखनी है, तो ये सब कुछ हम लोग आज के सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो, तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। यार मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि आपको ओवरऑल आपके सिलेबस में कितने यूनिट्स रहने वाले इन सेमेस्टर के लिए। 2 यूनिट्स रहने वाले। मार्क्स कितने रहने वाले, 30 मार्क्स रहने वाले। और ये 2 यूनिट किस तरीके से सेग्रीगेट किए हुए ये मैं आपको बस बता दूं। यूनिट नंबर 1 में देखो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। यूनिट नंबर 1 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जहां पे आपको इधर ऊपर जो 5 मार्क के 3 सवाल है और नीचे जो 5 मार्क के 3 सवाल है, इन 3 या फिर इन 3 में से आपको सवाल सॉल्व करने होंगे। अब होता ये कि यार मुझे ऊपर के 2 आ रहे हैं और नीचे का 1 आ रहा है, तो मैं क्या करूं। तो भाई इस केस में आपको 15 नहीं मिलने वाले। जहां पे आपने ज्यादा स्कोर किया वही मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे। और ना बस 1 घंटे का समय, 1 घंटे के समय में इधर का और उधर का सॉल्व करके आपका नहीं होने वाला है। तो सिलेक्शन जो है किस हिसाब से आप ले रहे हो ये बहुत मैटर करने वाला है। यूनिट नंबर 1 के लिए अगर आप देखो तो देख सकते हो सबसे पहला जो टाइटल है दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसके अंडर जो है 3 लोग, रोल्स थ्योरम आता है, लैग्रेंजेस थ्योरम आता है और कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत भारी जो सम्स आते हैं वहां पे सिर्फ टाइटल लिखा जाता है मीन वैल्यू थ्योरम से आप वेरीफाई करो या फिर फाइंड करो, पता ही नहीं चलता है यार रोल्स थ्योरम यूज करें लैग्रेंजे या फिर कॉचीज। ये भी हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ टेलर्स थ्योरम है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम है। मैक्लॉरिन्स थ्योरम की वजह से जो स्टैंडर्ड एक्सपांशन के बहुत सारे फॉर्मूलेज आ चुके हैं, उसमें से अराउंड सिर्फ 14 फॉर्मूले हम लोगों को याद रखने। मैंने आई थिंक जो बिगेस्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज है वहां पे स्टैंडर्ड एक्सपांशन सिखाया। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो भाई वो वीडियो देख लो, वहां पे सारे फॉर्मूलेस किस तरीके से रटने उसकी सारी ट्रिक मैंने वहां पे ऑलरेडी बता दी है। इसके साथ है इनडिटरमिनेट फॉर्म, यहां पे लिमिट्स यूज होता है और आपका प्यारा LH रूल, जिसको प्यार से बोला जाता है एल हॉस्पिटल्स रूल यूज होता है। तो भाई ऊपर वाले सेक्शन में समझ लो 5 मार्क के लिए ऊपर और नीचे पूछा जाएगा। उसके बाद के सेक्शन में ये तीनों में से कोई 5 मार्क के लिए ऊपर और नीचे पूछा जाएगा। और इनडिटरमिनेट फॉर्म भाई साहब ऊपर भी रहता है और वो नीचे भी रहता है। अब इतना सारा मैंने यूनिट नंबर 1 के लिए बताया, तो आप देख सकते हो यूनिट नंबर 2 में ज्यादा कुछ है ही नहीं यार। 15 मार्क का आपका यूनिट नंबर 2 जो पूछा जाएगा, ऊपर के 15 या फिर नीचे के 15, जहां पे 5 मार्क के लिए आपको हर एक सवाल रहने वाला है। बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा है। ऊपर 4 ईयर सीरीज, तो उसके और इनके लिए भी 4 ईयर सीरीज का ही सम आएगा। फिर मिडिल में हाफ रेंज 4 ईयर सीरीज, तो यहां पे भी हाफ रेंज 4 ईयर सीरीज का ही सम आएगा। और सबसे नीचे देखोगे तो वहां पे हार्मोनिक एनालिसिस, जहां पे यार मस्त सा टेबल बनाना पड़ता है, मैं हूं ना, मैं हेल्प करूंगा आपको। यहां पे भी टेबल वाला सम, यहां पे भी टेबल वाला सम आएगा। इसका मतलब है ये भी 15 मार्क्स जो है ये हम लोगों के सेटल्ड है, ये हमें पता है किस तरीके से लेके आने। अब बेसिक तो आपके पास है, एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा मैं आपको, आप ना पेन पेपर लेके बैठिएगा। भले ही पूरे सम आप अभी मत करो, इसकी जो PDF है मैं आपको बता दूं, जो अपना आलसी इंजीनियर का ऐप है, उस ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट होता है वहां पे मैं इसकी PDF अपलोड करने वाला हूं। तो आप वहां से डाउनलोड तो नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐप डाउनलोड करने के बाद आप PDF एक्सेस जरूर कर सकते हो, देख सकते हो हर एक सम सर ने किस तरीके से सॉल्व किया फॉर रेफरेंस जब आपको आगे बढ़ना हो। तो चलिए देखते हैं अभी कि किस तरीके से आपका पेपर सेट किया गया था 2019 पैटर्न का एकमात्र पेपर, जिसको अब हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए जाएंगे।
दोस्तों आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। आप देख सकते हो FE इनसेम जो एकमात्र पेपर मैंने बात करी थी वो पूरा पेपर यहाँ पे अभी फिलहाल वीडियो देखते हुए आपको ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे कि मैंने बोला PDF जब आपको दिखाई देगी ऐप में तब आपको पूरा का पूरा पेपर सही से ढंग से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या करना है, मैंने एक एक सम कॉन्सेप्ट वाइज पिक करना है और वो किस तरीके से सॉल्व किया ये आपको डिटेल में समझाना है। तो भाई पेन पेपर जैसे कि आपके सामने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लगेंगे या फिर ऐसे फॉर्म जो आपको पता नहीं है वो आप वहां पे लिखते लिखते आप आगे बढ़ो, सो वो आपके लिए और ओवरऑल M1 की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 5-5-5 मार्क के समय भाई मैंने शुरू करा और जो मेरे को सबसे पहला सम सॉल्व करना है वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है वो ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम। आप देख सकते हो सवाल पूछा भी बहुत सही तरीके से, फॉर 0 लेस देन a लेस देन b शो दैट b माइनस a बाई b लेस देन log b बाई a लेस देन b माइनस a बाई a, hence show that 1/4 लेस देन log of 4/3 लेस देन 1/3 लिखा हुआ है। अब हमें ये शो दैट भी करना है और हमें ये भी शो दैट करना है, तो दो शो दैट वाली चीजें। और आप देख सकते हो कहीं पे भी यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम लिखा नहीं है। सेकेंड चीज कौन सा मीन वैल्यू थ्योरम है वो तो भाई दूर की बात, वो भी लिखा हुआ नहीं है, तो पता कैसे पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं। 3 मीन वैल्यू थ्योरम है, एक आपका रूल्स वाला थ्योरम है, दूसरा था आपका लैग्रेंजेस और तीसरा था कॉचीज। अब हर एक को किस तरीके से याद किया जाए या फिर दिमाग लगाया जाए मैं बताता हूं। जब आप रोल्स थ्योरम की बात करते हो ना तो हमेशा आप याद रखना रोल्स थ्योरम में हमेशा आपका f डैश ऑफ c वाला एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, करेक्ट। अब उसके साथ साथ जब हम लोग कॉचीज की जब बात करेंगे तो कॉचीज में क्या होता है मैं बताता हूं आपको। उनको कंपलसरी 2 फंक्शंस देना जरूरी है। एक होता है, एक को हम लोग कंसीडर करेंगे f ऑफ x और दूसरे को कंसीडर करेंगे g ऑफ x। अब इशू क्या है कि यहां पे जब आप सम रीड कर रहे हो तो कहीं पे कोई वैल्यू आपको 0 होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और सेकेंड चीज ऐसा है ना कि स्पेसिफाइड भी नहीं है, तो अभी रोल्स थ्योरम हम लोग इज इक्वल टू 0 ना होने की वजह से वर्कआउट नहीं कर रहे। सेकेंड चीज कॉचीज थ्योरम के लिए आप देखोगे तो आपको 2 चीजें यानी कि f ऑफ x और g ऑफ x 2 फंक्शंस देने जरूरी है, वो भी यहां पे नहीं दिखाई दे रहे। तो अब बचा क्या, बचा बस एक ही बंदा जो कि आपका लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम सर आप इतना परफेक्टली कैसे बता सकते हो कि वही यूज होगा, तो मैं आपको बताता हूं हिंट कैसी है। ये देखो ये बंदा कौन है, लॉग। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये लॉग है तो क्या इसका कहीं डेरिवेटिव जिंदा है जो कि आपको इसी कहीं इक्वेशन में दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है। ये देखो लॉग b अगर मैं इंडिविजुअल टर्म कंसीडर करूं तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता है ये b माइनस a को बाहर डालो 1/b इज नथिंग बट व्हाट, डेरिवेटिव होता है ना भाई लॉग का। सिमिलरली लॉग a अगर मैं अलग से सोचूं तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता है 1/a वाली टर्म यहां पे ऑलरेडी जिंदा है, इसका मतलब है डेरिवेटिव 0 नहीं हुआ है तो रोल्स यूज नहीं होगा। 2 फंक्शन नहीं दिए हुए तो कॉचीज यूज नहीं होगा, तो यूज कौन होगा भाई, बस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपका यूज होगा। मैं आपको वापस बता दूं लॉग की एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी के साथ आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा। देख लो लैग्रेंजेस का मीन वैल्यू थ्योरम है जहां पे डैश ऑफ c 0 नहीं होता है, वो कहता है कि भाई f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन क्या करेंगे हम लोग b माइनस a। थोड़ी बहुत हिंट तो यहां से भी पता चलती है, यहां पे कौन सा मेंबर है b माइनस a, ये कौन है, दोनों जगह पे मस्त से बैठे हुए b माइनस a अंकल। तो यहां पे आपको पता चलना चाहिए था कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज करना है। अब बोलोगे सर ऐसे कौन से सम हो सकते हैं, अब ये लॉग का है, tan इनवर्स आ सकता है, sin इनवर्स आ सकता है, ऐसे बहुत सारे सम्स आ सकते हैं। दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप ऐप का कोर्स देखोगे पेड कोर्स में यू विल फाइंड कि मैंने इसमें का tan इनवर्स वाला सम जो है वो ऑलरेडी सिखाया हुआ है, बहुत तरीके से सिखाया हुआ है। चलिए देखते हैं, अभी ये भी सिखा दूंगा आपको। log ऑफ b बाई a को आपने सुना होगा कि log की एक सही प्रॉपर्टी होती है डिवीजन वाली, जहां पे log ऑफ b माइनस a कैन बी रिटन एज log b माइनस लॉग ए। व्हाट डज दिस मीन, log b माइनस लॉग ए। देखो अभी मैं इधर पे बस ऐसे लिखता हूं log b माइनस लॉग ए। मुझे बताइए इसको अगर मुझे कंपेयर करना है इसके साथ तो ऐसे नहीं लगता है सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन मैच हुआ, फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। भाई आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो, b भी बैठा हुआ है a भी बैठा हुआ है, तो फंक्शन है कौन, लॉग। तो आपको अब यहां से पहली हिंट मिली कि आपका फंक्शन कौन है, लॉग है। तो आपने जैसे ही सम शुरू होता है आपने यहां पे एक टर्म को एनालाइज किया log ऑफ b बाय a दैट इज इक्वल टू log b माइनस log a। वहां से आपने पिक करना है आपके f ऑफ x को, और आपका f ऑफ x यहां पे क्या होना चाहिए था, log
x होना चाहिए। कल जाके अगर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग आया तो आपका ओरिजिनल फंक्शन क्या होना चाहिए था, tan इनवर्स होना चाहिए था ना। sin इनवर्स होगा तो sin इनवर्स होगा। तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू मैंने लिखा log x, और तो और रेंज हमें पता नहीं तो a से लेके b जो दिया हुआ है उसी हिसाब से लिखा। अब जैसे ही f ऑफ x आया, क्या आपको पता है कोई भी मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए पहली दो कंडीशंस बहुत जरूरी है। एक तो फंक्शन होना चाहिए कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल एंड इट शुड बी डिफरेंशियल इन द ओपन इंटरवल। भाई मेरे सच्ची बताओ, बस थियोरेटिकल पार्ट है, आप इसको ना फटाफट लिख सकते हो। देखो ब्लेम दूसरे पे डालो, हमें बहुत आदत रहती है कितनी भी अपनी गलती हो हम लोग ब्लेम दूसरे पे डालते हैं। यहां पे सेम चीज करने वाले, देखो दुनिया जहां किधर भी जाए हमें पता है हमें ये कंटिन्यूअस दिखाना है और डिफरेंशिएबल दिखाना है, बस दूसरे पे ब्लेम ठोको। मैं क्या बोलूंगा, अभी जो मैंने एफ ऑफ एक्स लिया हुआ ये कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो बोल दो भाई तू लॉगरिथमिक है ना, इसीलिए यहां पे तू कंटिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल, तू लॉगरिथमिक है ना, इसीलिए तू डिफरेंशियल भी है इन द ओपन इंटरवल। तो ब्लेम तो हो गया भाई, अपना काम हो गया। ये दो कंडीशंस बस सेटिस्फाई करनी होती है व्हेन इट कम्स टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये हो गया, मस्त से लिख दो कंडीशंस फॉर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड। तो अब हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ऑफिशियली यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है मैं बताता हूं, फॉर्मूला एक ही है, आप जाओ इस फॉर्मूला के लिए। मैं बताता हूं, देखो मेरे पास ऑलरेडी कौन है, रेंज पता है मुझे ए और बी। मैंने क्या किया, एफ ऑफ ए फाइंड आउट किया, एफ ऑफ बी फाइंड आउट किया। आप भी कर सकते हो, लॉग ए और क्या हो गया लॉग बी। अब ये दोनों फाइंड आउट करने के बाद मुझे ये भी तो पता है कि भाई मेरा एफ ऑफ एक्स कौन है, लॉग एक्स। तो डेरिवेटिव पता है नहीं यार, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/x। तो यहां पे चुपचाप से मैंने एफ डैश ऑफ एक्स किया 1/x। मुझे पता है एफ डैश ऑफ सी में काम करना है, तो x रिप्लेस्ड बाय c अगर मैंने किया तो यहां पे एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हुआ 1/c। ये जो c अंकल मैंने इंट्रोड्यूस किए, शुड ऑलवेज नो दैट ये जो c अंकल होते हैं वो a और किसके बीच में होते, b के बीच में हमेशा होते। देखो एफ डैश ऑफ सी अंकल आए जिसका आंसर x की जगह पे रिप्लेस होने के बाद 1/c आया, इसको मैंने एक इक्वेशन नाम दिया। अब मुझे सच्ची में बताइए, अगर मुझे ये ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करना है तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में भी तो एफ डैश ऑफ सी होगा ना। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है भाई, लॉग बी। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, लॉग ए। तो यहां पे लॉग बी लिखा, लॉग ए लिखा और नीचे किसको लिखा, बी माइनस ए। अब मुझे बताओ ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज, इसमें देखो वापस से वही प्रॉपर्टी लॉग की अगर यूज करूं तो सब्ट्रैक्शन फॉर अ सेपरेट लॉग टर्म किसमें होता है, डिवीजन में कन्वर्ट होता है, और आपका यहां पे इंडिविजुअल लॉग की जगह पे एक कॉमन लॉग आ जाता है। आप देख सकते हो आपको एफ डैश ऑफ सी मिलेगा लॉग ऑफ बी बाय ए अपॉन क्या हो गया बी माइनस ए। अब सच्ची मुच्ची बताओ, इस इक्वेशन 3 को ध्यान से देखना, इसकी बस लेफ्ट हैंड साइड देखो, बात खत्म करो। लेफ्ट हैंड साइड कौन है, एफ डैश ऑफ सी। एक मिनट, इक्वेशन 2 देखना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो कौन है, एफ डैश ऑफ सी। मेरे भाई दोनों अगर एफ डैश ऑफ सी है तो क्या मैं 2 और 3 को कंपेयर करके बोल सकता हूं कि भाई तेरी राइट साइड और वो 3 वाले की राइट साइड सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है 1/c ऑफ कॉस इक्वल टू क्या हो गया, लॉग ऑफ बी बाय ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। होपफुली दिस इज ओके टू यू। यहां तक आपको समझ में आया। मैं वापस बता रहा हूं, जिनको नहीं समझता है थोड़ा सा स्पीड आप कम कर सकते हो वीडियो का, या फिर जिनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें पता है कि नहीं वो चेक करना। अब देखो यहां तक हम लोग आने के बाद मैंने शुरू कहां से करना है, ये बहुत हिंट वाला पार्ट है। यहां पे ना ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान देनी। देखो आपको यहां पे कौन सी टर्म मिली, 1/c मिली। मेरे को क्या पता है, मेरे को बस एक चीज पता है कि जो सी अंकल होते हैं वो हमेशा किसके और किसके बीच में होते हैं, ए और बी। अब मैं किसी तरीके से इसको मैनिपुलेट करूंगा और कोशिश करूंगा कि 1/c की टर्म आए। अब आप भी उतने स्मार्ट तो हो ही, तो ये देखो a लेस देन c लेस देन b लिखा मैंने, उसके बाद मुझे कुछ भी हो 1/c। अब c ऊपर है कि नहीं, मुझे c को नीचे दबाना है। क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। और जैसे ही रेसिप्रोकल लेते हो तो आपको पता है लेस देन वाली साइन बनती है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन वाली साइन बनती है लेस देन। तो बहुत सिंपल सी एनालॉजी है, पता नहीं हो तो ये दिमाग में डालो, नहीं तो आपके पास जो नोटबुक है वहां पे लिखो। जब भी रेसिप्रोकल लोगे जो लेस देन होता है वो बन जाएगा ग्रेटर देन, और तो और जो प्रूव दैट करना है भाई वहां पे लेस देन की ही साइन है। तो ये जो आपका लेस देन अंकल अब ग्रेटर बन चुका है, उसको पलटी मार के लिखोगे तो ये 1/b की टर्म पहले आएगी, फिर 1/a की टर्म आएगी, और फिर उसके बाद क्या आएगा आपका 1/c। होपफुली ये कलर चेंज इसीलिए किया कि ताकि आपको समझ में आए ये वाला स्टार पोर्शन है, इसको किस तरीके से दिमाग लगाना है। 1/c तो आ गया, जैसे ही 1/c आया ये इक्वेशन नंबर 4 बुला रही है। देखो इक्वेशन नंबर 4 बोल रही है यार 1/c मैं इधर ही हूं, ये लो log ऑफ b बाय a अपॉन b माइनस a को सब्स्टिट्यूट करो। तो भाई खुशी खुशी यहां पे log ऑफ b बाय a अपॉन b माइनस a सब्स्टिट्यूट किया। अब आप देख सकते हो यहां पे 1/b की टर्म है, यहां पे 1/a की टर्म है। अब आपको यहां पे एक ही एक्स्ट्रा टर्म दिखाई दे रही होगी जो कि है b माइनस a, क्योंकि जब आप प्रूव दैट के लिए या फिर शो दैट के लिए जा रहे हो तो ऊपर देखो बस log ऑफ b बाय a वाली टर्म है, तो यहां पे कोई b माइनस a वाली टर्म नहीं थी, तो नहीं चाहिए तो भाई
निकाल फेंक दो। कैसे फेंकोगे? यहां पे जो आपकी b माइनस ए नाम की टर्म जनरेट हो रही है, सब जगह पे b माइनस ए से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही करोगे तो यहां पे b माइनस ए टर्म जनरेट हो जाएगा, यहां पे b माइनस ए इस b माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहां पे भी आपकी b माइनस ए वाली टर्म आएगी। तो देखो तो सही, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, क्या आपको ऐसे नहीं लगता है? यही वो चीज थी जो आपको ऑलरेडी पूछी गई थी। तो भाई देखो, बात करते करते हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगा के पूरा का पूरा जो पहला हम लोगों को शो दैट वाला इक्वेशन दिया था, वो पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने यहां पे कंप्लीट करने की कोशिश की। अब ये होने के बाद सवाल खत्म थोड़ी होता है। उन्होंने आगे पूछा है कि शो दैट 1/4 लेस देन log ऑफ 4/3 लेस देन लिखा हुआ है 1/3। अब लॉजिकली भी अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करोगे, यू विल फाइंड कि देखो बस log वाली टर्म भी कंपेयर करोगे तो b आपको मिल जाएगा 4, a मिल जाएगा 3। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो जैसे मुझे ये टर्म मैंने लिखी, डिड्यूस करने के लिए ली, तो मुझे पता चला यहाँ पे b अंकल है 4 और a अंकल है 3। सो मैंने b को लिखा 4, a को लिखा 3, और जो मेहनत से हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया था ना दोस्त, वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे b की जगह पे वैल्यू डाली 4, a की जगह पे वैल्यू डाल दी 3। एज सुन एज आई पुट दोज वैल्यूज, 4 माइनस 3 यहाँ पे आ गया 1, ये भी 4 माइनस 3 1 हो गया। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 1/4 यहाँ पे आ गया, 1/3 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आपका log ऑफ 4/3। तो जो हम लोगों को डिडक्शन करना था, वो डिडक्शन आपके सामने आपको जरूर दिखाई दे रहा है। अब अगर आप ये इनसेम का पेपर देखो तो भाई एक ही सवाल था जो कि मीन वैल्यू थ्योरम पे पूछा हुआ था। आपको अगर और सम्स की प्रैक्टिस करनी है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप जाइए ऐप पे देखिए, कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो इससे रिलेटेड काफी सारे सम्स आपको ऑलरेडी सॉल्व कोर्स में जरूर दिखाई देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है टेलर्स थ्योरम। और टेलर्स थ्योरम के ऐसे कौन से सम हम लोगों को इन सेमेस्टर में आए हुए। इसके पहले कि मैं आपको बता दूं, टेलर्स थ्योरम के 3 टाइप है। टाइप 1 जहां पे पावर ऑफ x में हम लोग आंसर्स निकालते हैं, टाइप 2 जहां पे पावर ऑफ h में हम लोग आंसर निकालते हैं, और टाइप नंबर 3 जहां पे पावर ऑफ x माइनस a में हम लोग आंसर निकालते हैं। आपको अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखनी है कैसे क्या है, तो भाई बिगेस्ट इंजीनियरिंग मैथ्स की जो अपनी सीरीज है, आप आई बटन पे क्लिक करो तो आपको लिंक ऑलरेडी दी है, तो आप देख सकते हो ऐसे कौन से 3 टाइप है टेलर्स थ्योरम के, और उसमें से यहां पे अब कौन सा सम पूछा है ये भी आपको फिर कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम हमें एक्सपैंड करने के लिए बोला हुआ है f of x is equal to e raised to x in power of, क्या लिखा है दोस्त, x minus 2। अब टेक्निकली स्पीकिंग ये जो x minus 2 आता है, दैट क्लियरली मींस कि उन्होंने हम लोगों को कौन से फॉर्मेट में आंसर लाने के लिए बोला हुआ है, x minus a के फॉर्मेट में। इसी का मतलब ये कि टेलर्स थ्योरम का हम लोग यहाँ पे कौन सा टाइप यूज करेंगे, टाइप 3। तो टाइप 3 में x माइनस ए जैसे ही आपको पता चलता है, जो दी हुई टर्म है वो x माइनस 2, तो क्या आप मुझे कंपेयर करके बताओगे आपका जो a का आंसर आएगा वो कितना आएगा? ऑफ कोर्स आपका a का आंसर आएगा 2। तो देखो शुरुआत कैसे करिए, गिवन फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to e raised to x, और यहाँ पे मैंने सबसे पहली लाइन पे ही एक ही वैल्यू लिख दी है, a is equal to कितना है 2। अब जैसे कि टेलर्स थ्योरम का मैंने थर्ड टाइप बोला था, जो कि x माइनस ए वाले फॉर्मेट ने, उसका रेड कलर में स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, f of x is equal to f of a प्लस x माइनस ए f डैश ऑफ a, x माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये थ्रू आउट टर्म आपकी आगे बढ़ती रहती है। अब इसमें हम लोग करते क्या है, तो जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, जो सारे f वाले मेंबर्स है ना, f ऑफ a, f डैश ऑफ a, f डबल डैश ऑफ a, f ट्रिपल डैश ऑफ a, इनके निकालने वाले वैल्यू, जैसे इनकी वैल्यू निकलती है ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनके नंबर्स जो आएंगे वो पुटअप करेंगे, और जैसे ही नंबर्स पुटअप करें ना दोस्त, हम लोगों को जो इक्वेशन मिलेगी वो किसके फॉर्मेट में मिलेगी, x माइनस ए स्क्वायर, x माइनस ए ब्रैकेट क्यूब, जो कि उन्होंने हमें पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे अब a को रिप्लेस कर दिया, बिकॉज a की वैल्यू 2 पता थी, तो हम लोगों ने कस्टमाइजेशन किया और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके we got our equation number 1। as soon as we get our equation number 1, ये देखो यहाँ पे f of x is equal to e raised to x से गाड़ी शुरू। आप कलर चेंजेस देख रहे हो ना क्यों किए हुए, यहाँ से आपका सम अप शुरू होगा, और हम लोग ये एक ही चीज करेंगे, सारे जो f वाले बंदे उनको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो f of x is equal to e raised to x लिखा, जो पूछा है उसमें f of 2 नाम की टर्म है जो कि f of a है, तो आपने पहले तो f of a लाना है, तो आपको पता है x रिप्लेस्ड बाय a हो जाएगा, तो यहाँ पे f of a is equal to मिला आपको e raised to a। भाई साहब का विद रिस्पेक्ट टू ए डेरिवेटिव बताओ। भाई e दुनिया का ऐसा अकेला फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी वो खुद ही होता है और इंटीग्रेशन भी वो खुद ही होता है। तो यहां पे अगर खुद e में आपको टर्म पूछी है तो क्यों डर रहे हो यार, f ऑफ a अगर e रेस टू a है तो इसका एक और बार विद रिस्पेक्ट टू a डेरिवेटिव करोगे तो e रेस टू a ही आएगा, एक और बार e रेस टू a डेरिवेटिव करोगे तो e रेस टू a ही आएगा। तो इसका मतलब है आप
कितनी भी बार ई रेस टू ए का डेरिवेटिव निकालो, यू विल ऑलवेज फाइंड कि आपका एफ डैश ऑफ ए, एफ डबल डैश ऑफ ए, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए सारी वैल्यू लकीली पूरी की पूरी सेम आएगी। अब ये आने के बाद क्यों हम लोग यहाँ पे वेट करें यार, ए की जगह पे रिप्लेस करना है 2, तो फटाफट एफ ऑफ 2 कितना हुआ, ई रेस टू 2, एफ डैश ऑफ 2 कितना हुआ, ई रेस टू 2, सो एंड सो फोर्थ, मुझे सारी की सारी टर्म मिल गए। अब सर कितने स्टेप्स तक हम लोगों ने करना चाहिए, अगर दिया नहीं है अप टू पावर ऑफ एक्स जो कि 4 जाना चाहिए, फिर 5 जाना चाहिए, 3 जाना चाहिए, आप क्या करो भाई 5 मार्क के हिसाब से F4 डैश 2 तक के आप कैलकुलेशंस करो। तो देखो ऑलरेडी अब मेरी ये वैल्यूज आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 मेरे साथ है, तो मैंने बस उठाया इक्वेशन 1 को और उसको बोला कि जहां जहां पे हम लोगों को f वाले मेंबर्स थे वहां वहां पे तेरी वैल्यू आ चुकी है, तो ई स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर को पुट किया है, स्टैंडर्ड फंक्शंस लिख दिए, एंड यू नो ई स्क्वायर अगर मैं यहां से कॉमन लूं तो यू विल फाइंड कि जो भी मुझे दिखाई दे रहा है यहां पे ना मेरे भाई, ये कंप्लीटली यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट, ये x-2 के फॉर्मेट में हमें मिल चुका है। आई होप ये सम भी आपको समझ में आ चुका है। अब या ई रेज़ टू एक्स की जगह पे अलग अलग चीजें हो सकती है, तो नंबर ऑफ सम्स प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये x-e वाला फॉर्मेट भी ढंग से समझ में आ जाएगा। अब इसी टेलर थ्योरम का एक और सम आया हुआ है एग्जाम में, आप देख सकते हो एक्सपैंड करने के लिए बोला हुआ है 7 + x + 1 + 3 × x + 1 ब्रैकेट का क्यूब प्लस x + 1 ब्रैकेट रेज़ टू 4 इन असेंडिंग पावर ऑफ x। क्लियरली स्पेसिफाइड है कि x के पावर में हम लोगों को निकालना है बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम। अब असेंडिंग पावर ऑफ x, आपको पता है मैंने बोला था टेलर्स थ्योरम के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से इसके पहले वाला जो सम आप देखोगे तो हम लोगों ने ये टाइप 3 से सॉल्व किया था। अब यहां पे जो आप सम देखोगे पावर ऑफ x यानी कि हम लोगों का है टाइप 1। ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं इसके प्रीवियस वाले सम में कि यार आई बटन पे मैंने लिंक दिया आपको तीनों टाइप, अगर ढंग से सीखने तो आप देख सकते हो, वहां से देख लो। असेंडिंग पावर ऑफ एक्स में हम लोगों को सॉल्व करना है, तो अब शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत आप हमेशा याद रखना, ये जो दिया हुआ रहता है ये कभी भी एफ ऑफ एक्स नहीं रहता है, जो दिया हुआ रहता है वो हमेशा एफ ऑफ एक्स प्लस h के फॉर्मेट में होता है और आपको h ढूंढना होता है। तो अगर आप ये पूरा थीम देखोगे ना यू विल अंडरस्टैंड। देखो किसी भी एक को पकड़ लो और कंपेयर करो किसके साथ, x + h के साथ, तो x को x मैच हुआ, प्लस को प्लस मैच हुआ, तो h की वैल्यू कितनी मिली दोस्त, h की वैल्यू आपको मिली 1। अब सर टाइप 1 का फॉर्मूला कैसे दिखता है, तो देखो रेड कलर में ओरिजिनल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो f(x + h) = स्टैंडर्ड फॉर्मूला गिव्स अस f(h) + x * f dash of h + x² / 2 factorial f double dash of h x³ / 3 factorial f triple dash of h and so on and so forth। अब सर इसमें क्या चेंज करोगे, कुछ नहीं भाई, मैं तो जहां जहां पे h मिलता है मुझे पता चल चुका है कि h की वैल्यू कितनी है 1, तो उठाया और जहां जहां पे h है वहां पे प्यार से मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया 1। सर इससे क्या चेंजेस होने वाले आप खुद देख लो। आपको मैंने प्रीवियस समय बोला हम लोगों का बेसिक एम है सारे f लोगों को फाइंड आउट करना। जैसे ही आप सारे f लोगों को फाइंड आउट करोगे जिसका आंसर नंबर में आएगा, तो यहां पे आएंगे सारे नंबर्स और बचेगी कौन सी टर्म, x² / 2 x³ / 6। इसका मतलब है पावर ऑफ x में हम लोगों ने अपना आंसर दे दिया। अब इसके बाद आपको पता है सर हमेशा अलग सेक्शन में जाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग कुछ चीजें उठाएंगे जो कि हम लोगों को ओरिजिनली दी है। तो यहां पे देखो जब x + h है तो ये सब कुछ x + h में, अगर मैं इसको रिप्लेस करूं और पूछूं आपको सिर्फ मुझे h में चीजें बताओ, तो क्या आप मुझे h में चीजें बताओगे, ऑफ कोर्स यहां पे x + h है तो यहां पे x + h है तो h होगा, तो उसी इक्वेशन में सब कुछ हटके x + 1 की जगह पे h आना है। तो भाई ये दिखाई देगा अभी 7, उसके बाद इस बंदे की जगह पे हो गया h, इस बंदे की जगह पे हो गया 3h³ और इस बंदे की जगह पे हुआ h⁴। अब सॉल्व करना है भाई, क्या ही लगेगा सॉल्व करने में, आप देख सकते हो f(h) आने के बाद फटाफट डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव निकालोगे तो पहला डेरिवेटिव, अब बताने की भी जरूरत नहीं बट फिर भी यार इतना प्यार करता हूं ना आपसे, बताना पड़ता है। x⁻n का डेरिवेटिव निकालोगे तो ऑलवेज आंसर कम्स आउट टू बी कितना आता है, x⁻n-1। धक्का मारो स्ट्रैटेजी, मेरा यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम पे रील्स अवेलेबल है किस तरीके से इसको याद रखना है, और इसकी ट्रिक है देखो 7 का डेरिवेटिव कितना आया 0, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h आएगा 1, 3h³ में h³ का धक्का मारो स्ट्रैटेजी से डेरिवेटिव क्या आएगा भाई 3h²। सो 3 और 3 कुल मिला के कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। बच्चे ना ये 9 को राउंड करके मेरे पास आते सर 9 कैसे हुआ सर, भाई पहले से 3 था ना और एक 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 9 हो गया। सिमिलरली h⁴ का डेरिवेटिव आएगा 4h³। इसी तरीके से डेरिवेटिव करते 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 गए और रुकेंगे हम लोग ऑटोमेटिकली कहां पे, f(4)h पे, क्योंकि देखो 18 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 24h का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ कितना आता है 24। इसका मतलब है क्या मैं अगर इसके आगे जाऊंगा तो आपको ऐसे नहीं लगता है मेरा डेरिवेटिव 0 आएगा, बिकॉज 24 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो भाई 4 टर्म्स मुझे जैसे मिले f', 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 मैंने अब h के जगह पे रिप्लेसमेंट डालना है। हमें h की जगह पे इस सम में दिया हुआ है 1, तो आप किसी की मत सुनो, जहां जहां पे h दिखता है वहां पे 1 डालो। समय कम था इसलिए सब कुछ लिख के आपके सामने आया हूं भाई मैं।
सारी जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट किया है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग आंसर्स। जैसे ही आपको ये आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि इन आंसर्स को आपको करना क्या है, आपकी जो बेसिक इक्वेशन हम लोगों की बनी थी इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 2 में रीराइट करके लिखना है। जैसे लिखोगे 12 आया, 14 आया, पोजिशनिंग किया, 30 आया, 42 आया, 24 आया, आप करोगे क्या? आपको पता है 2 फैक्टोरियल सिर्फ 2 होता है, 3 फैक्टोरियल भाई कैलसी पे आता है, 3 फैक्टोरियल 6 वैसे भी आता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24। तो सब कुछ आपके सामने है, बस कैंसिलेशंस करने के बाद जो भी दिखाई देगा दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। होपफुली पूरा स्टार्ट टू एंड जितना भी मैंने आपको बताया सब कुछ समझ में आ गया होगा। भाई 5 मार्क लॉटरी समझे, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, अंडरस्टैंड, यू स्टार्ट गेटिंग आंसर्स ऑन दिस। आगे बढ़ते, एक और फॉर्म आपको पता है स्टैंडर्ड एक्सपांशन वाला, जिसके ऊपर एग्जाम्स में सम आए हुए हैं। अब सम क्या दिया हुआ है, उन्होंने क्लियरली पूछा हुआ है प्रूव दैट log of 1 plus tan x is equal to x लिखा है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा है, प्लस x 2/3 इंटू एक्स क्यूब लिखा हुआ है। आप अगर इस ओवरऑल प्रूव दैट को देखोगे you'll अंडरस्टैंड कि कहीं पे कुछ नहीं लिखा है यार, मतलब ये इन्होंने मैक्लॉरिन सीरीज यूज करो नहीं लिखा है, टेलर थ्योरम यूज करो ऐसे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सपांशन अंकल आएंगे। अब सम को देख के आपकी कुछ चीजें एनालिसिस में जानी चाहिए। ये देखो log ऑफ क्या लिखा है 1 plus tan x, अगर आप अच्छे से देखोगे ना अंडरस्टैंड हमें किसका सब्स्टिट्यूशन लगेगा, tan x का सब्स्टिट्यूशन लगेगा, और उसके बाद हमें और किस चीज का सब्स्टिट्यूशन लगेगा, log ऑफ 1 plus x वाला सब्स्टिट्यूशन लगेगा। इसका मतलब है मुझे सम को देख के पता चला आई शुड नो tan x का क्या स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है और log ऑफ किसका 1 plus x का क्या सब्स्टिट्यूशन होता है। मैं वापस बता रहा हूं भाई, यहाँ पे ऊपर आई बटन में मैंने आपको क्लियरली लिंक दिए, आप देख सकते हो स्टैंडर्ड एक्सपांशन को किस तरीके से याद रखना है, इसकी मस्त बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स है उसमें, तो जल्दी से देख लेना। और वापस से अगर आप आओगे तो यू विल फाइंड कि हमें अब ये 2 फॉर्मूलाज वर्क करने। देखो तो सही, log ऑफ 1 plus tan x इज इक्वल टू दिस में हम लोग शुरू करेंगे tan x के सब्स्टिट्यूशन के साथ। रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है tan x का स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, tan x इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x रेज़ टू 5 प्लस 17/315 x रेज़ टू 7। अब भाई शो ऑफ बहुत हो गया, आप देख सकते हो आंसर कहां तक लाना है, x की हाईएस्ट पावर चेक करो यार, सिर्फ 3 तक है। अगर x की हाईएस्ट पावर 3 तक है तो भाई क्यों यहां पे स्मार्टनेस दिखा रहे हो, x रेज़ टू 5 x रेज़ टू 7 भले ही आपको आता हो, आप यहां पे अवॉइड करने की कोशिश करोगे। इसका मतलब है जब मुझे अंदर लेफ्ट हैंड साइड में जब यहां पे मुझे इसको लिखना है log ऑफ 1 plus tan x, तब मैं क्या सोचूंगा, log एज इट इज 1 plus एज इट इज, इस tan x की जगह पे जो मैंने टर्म लिखी वो कौन सी लिखी, देखो दोस्तों x लिखा प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x रेज़ टू 5, बस आपको अच्छा लगे इसलिए लिखा था, लेकिन आपको पता चल चुका है कि मुझे अगर पावर 3 तक के ही पूछा है तो मैं ये वाली टर्म पूरी तरीके से क्या कर सकता हूं, रिजेक्ट कर सकता हूं। देखो यहां पे भी क्लियर लिखा हुआ है हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है, 3 है, तो यहां पे मैं x रेज़ टू 5 वाली टर्म नहीं लिखने वाला हूं, तो ये मुझे यहां से यहां तक के दिखा। अब इसको यहां तक के आने के बाद अंदर तो सारे पॉलिनोमियल्स आ गए और आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा बाहर मस्त से कौन बैठा हुआ है, log। अब अगर बाहर log बैठा हुआ है तो हमें किसका फॉर्मूला आना चाहिए था, log ऑफ 1 plus x का। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला रेड कलर में लिखा है सर ने, आप देख सकते हो। एक काम करो ना, देखो फॉर्मूला कौन सा है, 1 plus x का है, राइट। मैं काम करता हूं, ये फॉर्मूला आपको 1 plus z में सिखाता हूं, तो देखो शायद आपको सही लगे मैं जो बता रहा हूं। ये आप यहां पे z कंसिडर कर लो, यहां पे आप z होगा, यहां पे हो जाएगा z स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा z क्यूब बाय 3 हो जाएगा। तो आपको एक थीम पता चल रही है कि अगर मैं देखो आप ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला और ये मेरी टर्म जो कि आई हुई है, तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता है ये जो टर्म यहां पे जनरेट हो चुकी है, दिस टर्म क्लियरली इंडिकेट्स कि मुझे उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट में z मिल रहा है। इसका मतलब अदर वे अराउंड, जहां जहां पे z है, दिलो दिमाग में आपको सम देख के पता चला है मैं z को हटाऊंगा और उसकी जगह पे क्या लिखने वाला हूं, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 लिखूंगा, बिकॉज 1 के साथ प्लस के साथ सारी चीजें बाकी मैच हो चुकी है। अब जबकि यहां पे मुझे x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 को z की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो भाई मैंने कहीं पे आगे पीछे नहीं देखा, जितने जितने z अंकल दिखे मैंने तबीयत से वहां पे x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। अब जैसे ही ये सब्स्टिट्यूट किया, आई नो आप इतने प्यारे हो कि आपको बहुत सारी चीजें इसमें से पता है, जैसे कि ये सिंगल टर्म है रेज़ टू 1 वाली, चुपचाप x के साथ x आया प्लस एक्स क्यूब बाई 3 के साथ एक्स क्यूब बाई 3 आया, बाहर माइनस साइन है, ये जो बाई 2 है ये यहाँ पे 1/2 करके दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब यूज करने की कोशिश करी। इसका मतलब है हमें और एक बंदे की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर और साथ में a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो देखो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर को सॉल्व करा और सॉल्व करने के बाद थोड़ी सी शिद्दत रखो, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे पहली टर्म का स्क्वायर आने के बाद
2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दूसरी पहली और दूसरी टर्म एंड देन जो दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई पावर कहां पे जा रही है, ये 4 पे जा रही है। तो क्या आपको पावर 4 चाहिए? नहीं, बिकॉज हम लोगों की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। क्या आपको पावर 6 चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो भले ही वो आए, आप उसको मत लिखो, उसके बाद की स्टेप में क्लियर कट इग्नोर करो। भाई इग्नोर करना तो बहुत अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए टर्म्स को। तो ये इग्नोर हो गया। यहां पे आपको एक्स स्क्वायर और साथ में बाई 2 वाली टर्म नेगेटिव साइन के साथ मिली। अब क्यूब के लिए सर कौन क्यूब को सॉल्व करते बैठेगा? मैं बोल रहा हूं ना यार, पूरा क्यूब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो ना हो आपके पास, आप पूरा क्यूब सॉल्व मत करो। आपने अगर थोड़ा सा भी नोटिस किया तो ये देखो पहली टर्म कौन सी है? एक्स, उसका क्यूब आता है बस ए क्यूब के हिसाब से, तो बस उसका क्यूब आएगा। उसके बाद की सारी टर्म्स जो है वो आपको 3 से ज्यादा पावर देने वाली है x की। इसका मतलब है कि अगर मैं ये a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब के लिए जाऊं तो आप खुद देख सकते हो मेरा फॉर्मेट कुछ मुझे इस तरीके से बुलाता है सॉल्व करने के लिए, एंड दिस फॉर्मेट जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दैट क्लियरली टेल्स मी कि भाई बाकी सब लोगों की पावर जो है वो जाती है 3 से ज्यादा। तो इसीलिए उन बचे हुए लोगों को अपन ने यहाँ पे क्लियरली क्या किया? इग्नोर ही किया हुआ है। अब जितना मतलब था पावर 3 तक के हमें जाना था, सारी पावर 3 वाली टर्म लिखी, पावर 2 और पावर 1 वाली उसके ज्यादा, उसके बाद वाली सारी टर्म रिजेक्ट होने के बाद x की जगह पे x आया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 पहले लिखा, और ये देखो एक्स क्यूब बाई 3 एडेड विद एक्स क्यूब बाई 3 बिकम्स 2x क्यूब बाई 3, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसका क्लियर मतलब है कि यही वो आपकी राइट हैंड साइड थी, आप देख सकते हो। और हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। जरूरी है कि सारे, मैं बताऊं एग्जाम में वैसे तो 18 फॉर्मूलेज है, लेकिन 14 फॉर्मूलेज हम लोगों को लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिसको बस यहां पे प्लेसमेंट करके स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन वाला बेसिक एनालॉजी यूज करोगे तो ये भी आपको आना शुरू हो जाएगा। भाई साहब बहुत समय कम है, तो ये जरूरी है कि मुझे थोड़ा पेस बढ़ाना पड़ रहा है। और ये आप लोग कब देख रहे हो, ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी और उसके बाद आप ये इनसेम का पेपर देख रहे हो, इस हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट फॉर्मेट देखेंगे। आपको पता है आपका प्यारा फॉर्मेट है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नाम तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि ऐसा फॉर्म जो कि डिटरमाइन नहीं हो सकता है उसे हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के जो सबसे मेजर की प्लेयर्स है वो है 0/0 एंड कौन से प्लेयर है? इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। बिकॉज यही वो दो प्लेयर है वो आपको क्या करते हैं, अगर आपके सम का फॉर्मेट 0/0 हो या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हो, तभी जाके आप सम को आगे लेके जा सकते हो। और आगे कौन लेके जा रहा है यार? एल हॉस्पिटल्स रूल लेके जा रहा है। तो आगे जो आएगा वो LH रूल आएगा। कब? जब आपके सम का फॉर्मेट होगा 0/0 या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। ध्यान से देखना इस सम को। मीनवाइल अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखनी है तो जैसे कि मैंने बोला, आप ऐप पे जा सकते हो, देख सकते हो। इसी के साथ साथ आई बटन पे चेक करो, एक लिंक दिए जहां पे इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में कुछ बेसिक आइडिया मैंने ऑलरेडी शेयर किया आपके साथ। तो चलिए सम देख लो। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a⁻x + b⁻x/2 रेस्ट टू कितना लिखा हुआ है? 1/x। जब लिमिट की बारी आती है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म पिक्चर में आता है। आप देख सकते हो जो दिया है, पहली स्टेप जो होती है ना उसको हमेशा L एज्यूम करो, लिमिट वाला L। तो L इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और जैसे वैसे लिखा। अब आपको यहां पे एक सरप्राइजिंग चीज दिखाई देगी। यहां पे बेस में तो आपकी x की टर्म है ही है, लेकिन टेरेस पे भी एक अंकल बैठे हुए। अब जबकि टेरेस में कोई बैठा हुआ रहता है तो उसको जमीन पे लाना जरूरी है। इसका मतलब है टेरेस पे जो भी बैठे उनको लोग जमीन पे लाते। लोग मतलब लॉग जमीन पे लाता है। तो इसका मतलब है L जो आपको दिया हुआ है, टेक लॉग बोथ द साइड्स करो। इसका मतलब है इसको जमीन पे लाने की प्रोसेस शुरू करो तो यू विल अंडरस्टैंड लॉग L यहां पे आएगा, यहां पे भी लॉग की टर्म आएगी और रेस्ट टू कितना दिखाई दे रहा है आपको? 1/x। अब आपको लॉग की बढ़िया सी प्रॉपर्टी पता है, log of x⁻y करोगे तो जो टेरेस वाला y है वो ऑटोमेटिकली लॉग के बाजू में आके बैठने की कोशिश करेगा एंड विल बिकम y log x। तो ये 1/x अब मस्त से यहां पे आ चुका है और यहां से आपके सम को शुरुआत हो चुकी है। आपके सम को आगे बस एक बंदा लेके जा सकता है इंडिटरमिनेट फॉर्म में, वो है एल हॉस्पिटल्स रूल। कब यूज होता है? सिर्फ इन दो फॉर्मेट में यूज होता है। और अभी जो आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, क्या मैं ऐसे बोलूं यहां पे एक टर्म उसके बाजू में एक टर्म, यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मेट है मेरे भाई। मल्टीप्लीकेशन वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म कभी आपके सम को आगे लेके नहीं जाएगा। आपको उसको किसी तरीके से इधर उधर करके इधर 0/0 या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्मेट में लेके आना है। अब देखो इसी को, आपके सर इतने स्मार्ट है ना, आप देख लो टर्म्स बस एडजस्ट करिए इतने स्मार्टली कि ये ऑटोमेटिकली 0/0 फॉर्मेट आया। देखना है आपको, देखो 1/x है ना भाई, इसी 1/x को बस इसके नीचे लिखा तो भाई साहब क्या हो गया? डिवाइड/x। दुनिया किधर भी जाए, क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा है ऊपर एक टर्म है और नीचे एक टर्म है? आप अगर गलती से भी आपकी x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करोगे तो पहले तो ये देखो न्यूमरेटर बड़ा है, आप डिनोमिनेटर की सोचो।
x की जगह पे जैसे यहाँ पे 0 आएगा तो नीचे कौन सी टर्म आई, 0 आई ना। अब जब आप x की जगह पे यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करोगे तो 1 + 1 2, 2/2 यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि कौन आया, log 1 की वैल्यू भी होती है 0। इसका मतलब है यस, अभी एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करने का समय आ चुका है, बिकॉज यहाँ पे कौन सा फॉर्म आ चुका है मेरे भाई, 0/0 फॉर्म आ चुका है। क्या आपको समझ में आया कितना स्मार्टली सर उसको 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब जैसे ही 0/0 फॉर्म आ जाए, ये देखो आगे अंकल जिसका नाम है एल हॉस्पिटल्स रूल, जैसे ही एल हॉस्पिटल्स रूल आता है, आपको पता है ना कैसे वर्कआउट होता है, बताता हूं। एल हॉस्पिटल रूल बहुत अच्छा है। वो क्या कहता है भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो बस दिखाने के लिए ये दोनों साथ है, दुनिया को दिखाने के लिए ये दोनों टर्म साथ है, लेकिन आप देखो तो ये दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है। इसका मतलब है एल हॉस्पिटल क्या करता है, न्यूमरेटर को बोलता है तू तेरा अलग अलग डेरिवेटिव निकाल, और डिनोमिनेटर को बोलता है भाई तू तेरा अलग अलग डेरिवेटिव निकाल। तो सिंपल एनालॉजी यूज करिए। देखो लॉग का डेरिवेटिव आप सबको पता है 1/x, तो इस लॉग वाली टर्म का यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया, जैसे वैसे जो भी टर्म है वो नीचे दबा दी। उसके बाद a raised to x का डेरिवेटिव देखोगे तो यू नो कि a raised to x का डेरिवेटिव आता है a raised to x into log a, b raised to x into log b by 2 की टर्म एज इट इज। ये हुआ न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर तो खुशी खुशी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बढ़िया सा यहाँ पे कितना आ चुका है 1। जैसे ही ये 1 आया हम लोग खुश हो गए, बिकॉज नीचे आपकी नॉन जीरो टर्म आई। इसका मतलब है एल हॉस्पिटल ने उसका काम कर दिया है। अब आप डायरेक्टली चौड़े में बाहर आ सकते हो, बोल सकते हो अब मैं x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब आप में से कुछ लोग, अरे सर फिर आपने इधर पे ऐसे x = 0 सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया? भाई किया था, यहाँ पे हालत खराब हो गई, 0/0 फॉर्मेट आ गया। तो इसीलिए ये फॉर्मेट जहां पे नॉन जीरो नंबर आएगा वहां पे आप चौड़े में बाहर आओगे और x की जो भी वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करोगे। अब तो क्या सब्स्टिट्यूट करिए, ध्यान से देख सकते हो पीडीएफ आपके पास जब आएगी ना तब आप इसको ढंग से देख सकते हो सर ने कैसे टर्म्स लिखी है। x को हटा के 0 डाला है, सिंप्लीफाई करा है, बस सिंप्लीफाई करने के बाद एनीथिंग रेज़ टू 0 बिकम्स 1, एनीथिंग रेज़ टू 0 बिकम्स 1, ये सब कुछ हट गया। ऊपर बना log a + log b, नीचे बना डिवाइडेड बाय 2। अब log का एडिशन का प्रॉपर्टी जो है वो हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता है, लॉग कॉमन आके तो log a भी हो गया। अब इधर भी लॉग की टर्म है, चाहिए तो एल का आंसर, तो ये लॉग और ये लॉग कोशिश करो कि आमने सामने आ जाए। जैसे ही आमने सामने आ जाए कंपेयर करके आपको बची हुई टर्म्स मिल जाएंगी ना। तो इसका मतलब है ये जो मेडिएटर है ना हाफ, इसको हम लोगों को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, मतलब इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, उठा के ऊपर रख दो, टेरेस पे भेज दो। तो भाई लॉग में तो उतनी ताकत होती है, तो इसने उसको टेरेस पे भेज दिया। तो देखो log l = log ऑफ क्या मिला, ab raised to ½ log अंकल कट गए। एक और बात, पेपर में ऐसे काटो मत, आप डायरेक्टली लिख दो आपको l = कितना मिला, ab raised to ½ इसका मतलब है √ab। देखो भाई अगर आप ऐप में देखोगे ना, इसकी मैंने ट्रिक्स भी बताई, मतलब सिर्फ सम को देख के भी आपको इसके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। इतनी बड़ी ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, और वैसे भी आप भी थोड़ा सा देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट ये 5 मार्क के लिए ऐसे ट्रिक्स से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पूरा सम सॉल्व करने आता है कि नहीं, हर एक स्टेप आपको सही से जम रही कि नहीं ये समझ में आना ज़रूरी है। अब ये हो गया इंडिटरमिनेट फॉर्म का वन ऑफ द सम। एक और सम आया हुआ है यार, जहां पे क्लियरली लिखा कुछ नहीं है, लेकिन फाइंड करने के लिए क्या बोला है, ए और बी को फाइंड करने के लिए बोला है, ए और बी और साथ में लिमिट जैसे आया ना भाई, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म का सम है। और तो और ये पूरा लिखने के बाद भाई साहब ने इसका आंसर भी हमें दिया हुआ है 1/12। इसका मतलब है जिस आंसर की खोज में हम लोग प्रीवियस सम में थे वो आंसर लिमिट का ऑलरेडी यहां पे दिया गया है। तो अब इसमें बस ए और बी बचते। स्मार्टली खेलेंगे तो सच में हम लोगों का आंसर आएगा। देखो तो सही, जो दिया है उसको पहले बोला अपन ने एल, जिसकी वैल्यू अपने पास 1/12। अपन बस लेफ्ट हैंड साइड को खिलाएंगे पिलाएंगे। आप देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं गलती से भी, आप न्यूमरेटर थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो, डिनोमिनेटर में x की जगह पे 0 डाला तो नीचे क्या आया, 0 आया। नीचे 0 आने के बाद आप देखो ऑटोमेटिकली यार ये समय से सेट किए जाते हैं कि आपको ऊपर देखोगे तो a cos 0 की वैल्यू होती है 1, सो a - a 0 हो गया, और इस जगह पे x डालोगे तो 0, यानी कि यहाँ पे a - a + 0 हो गया। तो भाई साहब ये देखो जो मैंने आपको बोला अभी कि cos 0 आपको याद पता होना चाहिए, जो कि कितना आता है, सॉरी cos 0 आता है, आई एम सॉरी cos 0 आता है 1, और sin 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कम्स आउट टू बी कितना आता है 0। तो देखो 0/0 फॉर्मेट आ गया, तो जागरूक कौन हो गया, 0/0 फॉर्मेट आते ही एल हॉस्पिटल अंकल आए और बोले मैं तेरे को हेल्प करता हूँ। एल हॉस्पिटल ने क्या किया, ऊपर वाली टर्म का अलग से डेरिवेटिव ले लिया, ये एज इट इज cos का डेरिवेटिव यू नो माइनस ऑफ sin x। a इज अ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आता है 0, और bx² में x² को धक्का मारो स्ट्रेटेजी से 2bx आ गया, नीचे x⁴ का भी धक्का मारो स्ट्रेटेजी से डेरिवेटिव आ गया 4x�3। अब वापस x की जगह पे 0, यार ये रफ वर्क भी किया तो देखा तो सब जगह पे मेरा 0 आ रहा है, तो ऊपर नीचे वापस 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म आया, वापस एल हॉस्पिटल अंकल पिक्चर में आए और उन्होंने एक और बार डेरिवेटिव निकाला, माइनस एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos x, 2bx में से x का डेरिवेटिव 1 तो बचा 2b, और नीचे देखो 3 और नीचे आएगा तो 12
एक्स स्क्वायर बन जाएगा। टर्म आपको दिख रही है। अब देखो कहानी में एक छोटू सा ट्विस्ट है। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर में देखोगे तो x की जगह पे 0 डालोगे तो नीचे तो 0 आ रहा है। अब आप ऊपर चेक करना, -a cos 0 कितना आता है 1, और यहां पे कौन बैठा हुआ है 2b, यानी कि -a + 2b ये हमें यहां पे ऊपर मिल रहा है और उसकी जगह पे नीचे कौन मिल रहा है 0। मुझे बताओ सम में अगर यहीं पे छोड़ू तो आपको पता है एनीथिंग बाय 0 जो है वो मुझे कितना आंसर देगा इन्फिनिटी, और इनडिटरमिनेट फॉर्म का हम लोग आंसर कभी इन्फिनिटी में नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है, अब यहां पे एक विलन क्रिएट हो चुका है जो कि नीचे 0 जरूर है लेकिन ऊपर हमें वैल्यू 0 नहीं करने दे रहा है। तो भाई आप विलन को कैसे हराओगे? आप विलन को बोलोगे कि भाई ये देख मैं तुझे मिटा दूंगा। इसका मतलब है -a + 2b को हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि भाई साहब अब 0 बन जाओ। इसका मतलब है -a + 2b जो है वो आपको 0 करना ही होगा। जब आप इसको 0 करोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा 0/0 फॉर्म, और एक्टिवेट हो जाएगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपका एल हॉस्पिटल का रूल। तो इसको बहुत सही से लिखा हुआ है। बहुत लोगों को दिक्कत आती है पेपर में कैसे लिखे, तो देखो इन ऑर्डर टू यूज LH रूल अगेन एंड अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि एल का फॉर्मेट इधर 0/0 हो या फिर ∞/∞। इस केस में 0/0 फॉर्म जरूरी है। तो भाई साहब को 0 कर दिया, एक इक्वेशन मिली। वैसे भी यार दो लोगों को फाइंड आउट करना है, ए और बी। आपको पता है दो इक्वेशंस निकलनी चाहिए तब जाके ए और बी आएंगे। उसमें से एक तो खुशी खुशी आ गई, चलिए इसको अभी 0/0 फॉर्मेट में ले चुके हैं, एक और बार डेरिवेटिव निकालो। 12x² का डेरिवेटिव आ गया, 2x cos का -cos का डेरिवेटिव प्लस साइन आ गया। सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद वापस यहाँ पे 0/0 फॉर्मेट है। भाई आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं, आप देख लो वापस एल हॉस्पिटल रूल यूज करने के बाद एक छोटी सी खुशी हमें यहाँ पे मिलती है। 24x का डेरिवेटिव कितना है 24, भाई नॉन जीरो नंबर आया ना। तो नॉन जीरो नंबर आने के बाद आपको पता है आपके LH अंकल निकल जाते और बोलते कि भाई अब तू आगे सॉल्व कर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैं नॉन जीरो नंबर लेके आ चुका हूं। अब आपको पता है हम लोग जब ये नॉन जीरो नंबर आता है तो चौड़े में बाहर आते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोग पुट करने वाले x = 0 जैसे पुट किया, you'll find कि यहाँ पे a/24 मिल गया बिकॉज cos 0 का वैल्यू होता है 1। सो a/24 इज इक्वल टू क्या है, ऑलरेडी ओरिजिनल सम में आंसर दिया है 1/12। कंपेयर करोगे तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 सामने चला जाएगा। तो ये मुझे आंसर दे रहा है a का, और मेरे भाई ए का आंसर मुझे जैसे ही 2 मिला, मैंने यहां पे बिना समय गवाए इक्वेशन नंबर 2 जहां पे मुझे एक रिलेशनशिप मिला था और ए और बी के बीच में, उसको मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट करके ए की वैल्यू डाल के बी की वैल्यू निकाली। तो हमें जो सवाल पूछा था ए और बी को फाइंड करो, देखो भाई ए और बी को आपके सर ने यहां पे फाइंड आउट करके दिया। एक छोटी सी ट्रिक बस बताता हूं, हम लोगों का यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगा। देख लो छोटी सी ट्रिक, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है। अगर x की हाईएस्ट पावर 4 है तो आपको समझ में आना चाहिए एल हॉस्पिटल रूल कितनी बार यूज होगा 4। इसके पहले वाले सम में देखो आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी थी 1, तो बस एक बार एल हॉस्पिटल अंकल यूज हुए थे। यही बस छोटी सी ट्रिक है एंड आई कैन क्लियरली कंक्लूड कि यहाँ पे हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 1 क्लियरली खत्म किया हुआ है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पुणे यूनिवर्सिटी यूनिट नंबर 2 इन सेमेस्टर का आपका पुराना पेपर। आपका सभी का स्वागत है दोस्तों। आप देख सकते हो अब हम लोग देखने वाले कि फोरियर सीरीज के एग्जाम्स में ऐसे कौन से सम आए थे और उनको किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। कुछ छोटी मोटी स्ट्रैटेजी फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो फोरियर अंकल होते हैं ना, वो आपका टाइम डोमेन का जो सिग्नल है उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट कराने में माहिर है। इसी तरीके से जब फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में कोई आपका सिग्नल रिटर्न आता है तो उसे इनवर्स फोरियर कहते हैं। लेकिन सिलेबस को अगर आप ढंग से देखो तो इनवर्स फोरियर सीरीज फिलहाल तो हमें सिलेबस में नहीं दिखाई देता है। तो फोरियर सीरीज होता क्या है, इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का एक सेट याद रखना पड़ता है। अगर आप 4 फॉर्मूलाज याद रखो तो आपको अराउंड 20 से ज्यादा फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। अब ये किसने बताया? भाई मैंने खुद सिखाया हुआ है, मैंने इसकी ट्रिक्स बनाई हुई है। आपको यहाँ पे आई बटन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग अगर वो ट्रिक वाली वीडियो देखोगे तो यू विल फाइंड कि यार बहुत सही तरीके से मैंने वो 4 फॉर्मूलाज आपको बताया। मैं हमेशा पहला बड़ा फॉर्मूला जिसको हीरो बोलता हूं और बचे हुए 3 फॉर्मूलाज को हीरो के दोस्त बोलता हूं। फिलहाल तो ये जो सम दिया हुआ है ये हम लोग चलो रीड करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड बोला हुआ है फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट फंक्शन f of x इज इक्वल टू सिर्फ x दिया हुआ है दोस्त फॉर -π से लेके प्लस पाई, और उसके साथ दिया हुआ है f of x + 2π। पहले तो हमेशा याद रखो, बस आपको एक जल्दी जल्दी कुछ चीजें बताता हूं। ये हमेशा जब भी सिग्नल दिया जाता है ये हमेशा
हमेशा के लिए पीरियोडिक ही होता है। अब बोलोगे सर रेंज कैसे निकाली जाए? एक तो भाई यहाँ पे इसको देख के टाइम पीरियड पता चलता है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई, और अगर ये नहीं दिया है तो ये जिस रेंज के हिसाब से लिखा हुआ है आपको क्या करना है, आपका टी निकालना है। तो आपका अपर लिमिट क्या है, देखो पाई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में सब्ट्रैक्शन करा लो, यानी कि पाई ऑफ माइनस पाई बिकम्स हाउ मच, 2 पाई। तो ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ टाइम पीरियड दिखाई देगा। कल जाके, ये कल नहीं भाई, अभी थोड़ी देर में समाने वाला है, -2 से लेके अगर 2 रहा तो आपको पता है आपका आंसर क्या आएगा, योर आंसर वुड बी 2 माइनस ऑफ -2, यानी कि टाइम पीरियड जो होगा वो आपका कितना होगा, 4 होगा। इसी के साथ साथ एक इवन और की कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मेट हमें लगते हैं। मैं सम को शुरू करने से पहले बस 2 मिनट में आपको बता दूं, बिकॉज ऑलमोस्ट ये जो 6 सम्स है उसमें से 4 सम्स में हम लोग को ये कॉन्सेप्ट लग रही है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, अगर आपका सिग्नल -a से लेके +a के रेंज में है, यानी कि आधा इधर आधा उधर होगा, तभी आपको गेट पास मिलेगा। किस चीज का? आपको ये कहलाने का कि आपका गिवन फंक्शन ईदर इवन है या फिर ऑड। तो भाई आपको मराठी के म्यूजिक डायरेक्टर पता होंगे, अजय और अतुल। तो समझ लो कि अजय अतुल के म्यूजिक कॉन्सर्ट में आपको एंट्री कब मिलती है, जब आपके पास कोई गेट पास हो या फिर टिकट हो। तो आपको अजय और अतुल, इवन और ऑड की अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपको हमेशा जरूरी है कि आपकी रेंज हमेशा क्या हो, आधी इधर आधी उधर के साइड पे। अगर कोई मुझे बोले सर मेरी रेंज 0 से लेके a है, तो भाई उसके पास गेट पास नहीं है, वो इवन ऑड के कैटेगरी में एंटर नहीं कर सकता है। सो इस हिसाब से बताया जाए तो जब भी कभी आपका फंक्शन इवन होगा तो ऑलवेज रिमेंबर दैट bn अंकल को आप बोलोगे कि भाई साहब आप 0 हो, और ऑड होगा तो a0 और an भाई साहब को आप लोग हमेशा बोलोगे कि कितने हो आप, 0। अब सर जी सम तो आने दो, फिर आप बता दो हमें क्या करना है। तो देखो भाई f of x इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है फॉर -पाई से लेके +पाई। पहला ध्यान होना चाहिए रेंज को, और रेंज देखते ही पता चला कि भाई साहब के पास गेट पास है, वो एंट्री कर सकते इवन और ऑड में। तो आपको पता है सिर्फ x जब लिखा होता है तो द फंक्शन इज क्लियरली एन ऑड फंक्शन इन द रेंज -पाई से लेके +पाई। जब फंक्शन ऑड होता है तो जैसे कि आपके सर ने बहुत प्यार से आपको बताया कि a0 और an की रेडीमेड वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 0। अब a0 और an अगर 0 है तो आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला f of x का, देख लो भाई, ये ओरिजिनल फॉर्मूला मैंने बोला था ना आपको, ऑलरेडी लिंक आई बटन में दिए, थोड़ा सा पीछे जाके देखो तो आपको आई बटन की लिंक ऑलरेडी दिखाई दे रही होगी, वहां पे मैंने इसकी ट्रिक्स बताई है। ये आपका ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसको मैं हीरो फॉर्म बोलता हूं, जिसमें से a0 अब 0 हो जाएगा, an भी 0 हो जाएगा, और बचा केस कौन सा, सिर्फ bn का। तो फॉर्मूला हट के बस और बस आपको दिखाई देगा f of x गिवन है तो x इज इक्वल टू ऐसे कुछ। अब ये दिखने के बाद आपको bn के लिए जाना होगा। तो bn का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला का सेट है भाई, उसके हिसाब से bn आया 1/पाई गोइंग फ्रॉम -पाई से लेके +पाई, जो रेंज दी है f of x के साथ। यहां पे देखो कौन सी टर्म आई है, sin nx। ये क्यों आई है भाई, देख लो, मैं थोड़ा बहुत आपको बस यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। t हम लोगों को ऑलरेडी आ चुका है 2 पाई को 2 पाई कट गया तो आपको यहां पे सिर्फ कौन सी टर्म दिखाई देगी, cos nx। बहुत सिंपल है, आप पढ़ चुके हो, ये समझ के मैं यहां आपको सम्स वापस से बताने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले से कुछ एनालॉजीज पता हो ताकि ये सम्स आपको समझ में आए। अगर नहीं पता है तो आप प्लीज बिगेस्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीरीज जो मैंने शुरू की थी, उस सीरीज के फोरियर सीरीज के आई थिंक 4 या 5 वीडियोस है, प्लीज अच्छे से देख लेना, you'll अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप देख लो bn का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा, उसके बाद एक छोटा सा इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेफिनेट इंटीग्रल का। अगर आपका सिग्नल आधा इधर और आधा उधर और f of x dx है तो आपके सिग्नल के दो आंसर्स आते हैं। आपका इंटीग्रेशन का आंसर इधर 0 होगा या फिर इट विल बिकम डबल ऑफ द लेयर एंड द रेंज वुड बी हाफ, दैट इज गोइंग फ्रॉम 0 से लेके, इसका मतलब है 2 into 0 से लेके f of x dx आपको दिखाई देगा जब आपका फंक्शन इवन होगा। तो इवन फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा, लेकिन ऑड फंक्शन के लिए हमेशा आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस केस में 0 वाला सारा मैटर क्लोज हो चुका है, बिकॉज a0 और an 0 आ चुके हैं। अब बचा कौन, सिर्फ bn। तो आप क्या करोगे, bn के लिए यू विल मेक श्योर कि ये जो 1/पाई है, अब ये 1 चेंज होके यहाँ पे क्या दिखाई देगा दोस्त, 2 आ जाएगा, और आपकी रेंज चेंज होके कहां से कहां तक दिखाई देगी, 0 से लेके पाई। ये सब कुछ जो हो रहा है ये इस बंदे की वजह से हो रहा है। अब ये जैसे ही आया तो आपको पता है इसके बाद कौन सा रूल यूज करोगे, ये भाई साहब एक x की टर्म और यहां पे x की दूसरी टर्म, तो दिस इज क्लियर कट इंटीग्रेशन ऑफ uv dx। अब तक जो भी फॉर्मूला आप सीखे होंगे uv dx का, इस वाले टॉपिक के लिए उसको याद नहीं रखा तो भी चलेगा। देयर इज अ स्पेशल फॉर्मूला। देखो पहला मेंबर कौन है, u, तो यहां पे आएगा u,
फिर यू को बोर होगा, उसका डेरिवेटिव क्या आया यू डैश, फिर उसको और बोर होगा, इसका एक और बार डेरिवेटिव निकलेगा यू डबल डैश, और ये सीरीज शुरू रहेगी। और एट द सेम टाइम किसी को तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो v का पहला इंटीग्रेशन, फिर दूसरा इंटीग्रेशन, फिर तीसरा इंटीग्रेशन, इस हिसाब से आपका ये यूवी रूल पैदा होता है और यूवी रूल हम लोगों को यूज करना होता है। देख सकते हो यहां पे क्लियरली पहली टर्म है x, तो x चुप बैठा, ये देखो x चुप बैठा, फिर x का डेरिवेटिव कितना आया 1, फिर 1 का आगे डेरिवेटिव 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो साइन की टर्म है उसका इंटीग्रेशन आया माइनस ऑफ कॉस एन एक्स बाय एन, और उसका एक और बार इंटीग्रेशन किया तो माइनस ऑफ साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर आएगा गोइंग फ्रॉम 0 से लेके पाई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड रेंज हम लोगों की 0 से लेके पाए, तो अब जाके जो दो टर्म्स आए हुए ये माइनस कुल मिला के इकट्ठा करके जितना हो सके उतना बिफोर सब्स्टिट्यूशन टर्म को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। अपर लिमिट में x की जगह पे चुपचाप पाई पुटअप करना है, लोअर लिमिट में x की जगह पे चुपचाप 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये जो दो टर्म है उनके अपर लिमिट के 2 और लोअर लिमिट के 2 ऐसे 4 टर्म्स बनने चाहिए। बहुत शांति से आप ये पूरा कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको 4 लोग मैं दे देता हूं। साइन 0 हमेशा 0 होता है, कॉस 0 हमेशा आपका 1 रहता है, साइन एन पाई 0 रहता है और कॉस एन पाई -1/n होता है। मेरी तो ये बहुत गुजारिश है आपको कि जितने सारे रेड कलर में मैंने फॉर्मूले लिखे हुए वो सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लो नोटबुक सामने रख के, सो दैट आगे सारे सम्स में ये हम लोगों को फॉर्मेट लग सकते हैं। अब जैसे ये आया फिर मैंने क्या किया भाई, मैंने बस इनमें से जैसे साइन एन पाई 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, ये sin 0 0 हो गया, तो जितने सारे सम्स मैंने cos n पाई की जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया -1/n, सब कुछ सिंप्लीफाई किया, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने के बाद जो bn आया वो जो अपनी इक्वेशन बनी थी उस इक्वेशन में bn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मेरे भाई पूरा सम खत्म किया। दिस इज व्हाट इज योर फाइनल आंसर। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? थ्रू आउट ये समझ में आया क्या? मैं वापस बता रहा हूँ, फोरियर सीरीज अगर आपको और भी ज्यादा अच्छे से सम सॉल्व करने की, तो जैसे मैंने बोला यार ऐप पे ये पूरा कोर्स अवेलेबल है, यूनिट बहुत तरीके से दिया हुआ है। और एक बात बताओ, ये सम ऑलरेडी ऐप पे सॉल्व है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो डिटेल में ऑलरेडी बताई गई है और उसके बाद सॉल्व भी की गई है। बहुत कम दाम में आपको अवेलेबल होगा यार। जिसको पढ़ना है, बहुत तरीके से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेके आने के इन सेमेस्टर में, वो लोग जरूर आप कोर्स ट्राई कर सकते हो। ये देखो भाई, ये था आपका पहला सम, उसके बाद इमीडिएटली जाते नेक्स्ट सम के लिए। पैटर्न सेम है, फोरियर पे आपको 2 सम्स आने वाले, तो आप ये सेकंड वाला भी सम देखोगे ना, यू विल बी वेरी हैप्पी। वापस से फोरियर सीरीज निकालिए और फंक्शन देख लो क्या लिखा है। अब जाके कहानी में ट्विस्ट आया। आप ये रेंज देखने, सॉरी फंक्शन देखने से पहले सबसे पहला ध्यान आपका होना चाहिए रेंज पे। क्या आपका सिग्नल आधा इधर -2 से लेके +2 आधा उधर है, तो क्या उसको इवन ऑड की एंट्री मिली? हाँ मिली। तो ये भी इवन है, कोई भी नंबर इवन है, तो इसका मतलब है अब आप इसको चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हो भाई साहब इवन है, तो भाई साहब का जो bn का कैलकुलेशन होगा दैट वुड एब्सोल्युटली बी इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। तो देख भाई यहां पे वही चीजें लिखी है, द फंक्शन इज क्लियर कट इवन फंक्शन इन द रेंज -2 से लेके 2। और एक बात सर, अगर ये 0 से लेके 2 होता बस, तो क्या हम लोग यहां पे यूज कर पाते इवन ऑड वाला स्ट्रेटेजी? मैंने बोला उनके म्यूजिक कॉन्सर्ट में इवन ऑड के अगर आपको जाना है तो इट इज मैंडेटरी कि आपका सिग्नल आधा इधर आधा उधर होना चाहिए। 0 से लेके 2 के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं होगा इवन ऑड का, चुपचाप a0 an bn आपको फाइंड करने ही पड़ेंगे। देखो अब यहां पे जैसे bn 0 हो गया, f ऑफ x को स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से लिखा। क्या आप मुझे इसको देख के t बता सकते हो? मैंने बोला था पीरियोडिक होता है, तो कोई भी फोरियर सीरीज का t अगर आपको निकालना है तो अपर लिमिट क्या है आपका 2 है, -2 यानी कि आपका t का वैल्यू कितना हो गया 4। आप देख सकते हो ये जो अपना 2πnx/t वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में t की जगह पे सर ने क्या सब्स्टिट्यूट किया है 4। तो देखो यहाँ पे 4 और ये 2 कैंसिल होने के बाद आया πnx/2। बहुत बार ये होता है ना, हमें सिखाया जाता है यार cos nx होता है, कभी ये लोग लिखते हैं πnx/l, कभी 2πnx/t, कुछ भी लिखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कब और कैसे आता है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही सम दिखे t जब निकालोगे तो t आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि 2 और 4 कैंसिल होके भाई साहब πnx/2 दिखाई देते हैं। अब ये जैसे ही मुझे मिला, मैंने शुरू किया a0 से अपना काम, बिकॉज सिर्फ bn 0 है तो a0 निकाला। a0 निकालने के लिए टाइम पीरियड बाय 2 किया, रेंज आधी इधर आधी उधर, तो उसको हम लोगों ने वापस से अपना वही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद है ना आपको, यही वो फॉर्मूला जिसको यूज करके हम लोग इस 1 की जगह पे कितने को लेके आते हैं? 2 को लेके आते हैं, रेंज क्या करते हैं? आधी कर लेते हैं। ये इवन फंक्शन का स्ट्रेटेजी था। 2 कैंसिल होके इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद a0 का आंसर मिला। जो स्ट्रेटेजी यहां पे यूज करी, सिमिलर स्ट्रेटेजी से हम लोगों ने यहां पे किसको फाइंड आउट किया? an को फाइंड आउट किया। अब बताओ an को फाइंड आउट करने के लिए क्या आपको ऐसे नहीं लगता है an के फॉर्मेट में ये भाई साहब आपके u हो जाएंगे और ये जो cos वाला बंदा है ये क्या हो जाएगा? v। तो मेरे भाई ये भाई साहब u, ये भाई साहब v। तो क्या आपको uv रूल सिखाया हुआ है? भाई इसके पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, और आगे भी सारे सम्स में लगने
करने वाला है। तो देखो u एज इट इज, फिर u को बोर होगा, फिर उसको और बोर होगा, ऐसे ही सिखाया था ना। सिमिलरली v ने पहला इंटीग्रेशन किया, v ने दूसरा किया, v ने तीसरा किया और v की भी गाड़ी चल पड़ी ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन देने के बाद। अब ये जैसे ही मैंने लिखा, आपको पता है कि कैलकुलेशंस देखोगे तो दिस इज क्लियरली एक्स स्क्वायर माइनस 2 पहली टर्म, फिर उसको बोर हुआ, फिर उसको और बोर हुआ। सिमिलरली कॉस का इंटीग्रेशन साइन में लिखा, और बोर हुआ और बोर हुआ। एक गलती जो हम लोग यहां पे ये करते हैं कि हमेशा इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करते हो तो आपको डिवाइड करना जरूरी है। किससे डिवाइड करना जरूरी है? एक्स के कोएफिशिएंट से टर्म को डिवाइड करना जरूरी है। तो एक्स की कोएफिशिएंट टर्म कौन सी है भाई? यहाँ पे पाइन बाय 2 है ना, तो यहाँ पे 1 पाइन बाय 2 आया, यहाँ पे पाइन बाय 2 पहले का और नया स्क्वायर हो गया, पहले 2 और नया पाइन बाय 2 रेस्ट टू कितना हो गया 3। अब ये जाएगा 0 से लेके 2 पे। भाई मैं भले ही यहाँ पे सम सॉल्व करके दिखाया रहूंगा, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझना कि आप जबकि अपर लिमिट लोअर लिमिट जब भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, उसके पहले ये प्लस माइनस का जो झोल झपाटा है वो सब कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एज सून एज यू एडजस्ट दिस, चुपचाप अपर लिमिट डालो, सब जगह पे x मिल रहा है 2 डालो, चुपचाप लोअर लिमिट डालो, सब जगह पे x मिल रहा है 2 डालो, 0 डालो। होता ये ना कि अपर लिमिट लोअर लिमिट वाली टर्म देख के लोग डरना शुरू करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी कितने टर्म है? 3। अब जब अपर लिमिट के 3 और लोअर लिमिट के 3 आएंगे तो 6 टर्म हो गए। और ना अगर कोई अभी इमीडिएट बेसिस पे ये स्क्रीन देख रहा होगा, इस वाले सेक्शन को देख रहा होगा, तो बोलेगा बाप रे फोरियर कितना डिफिकल्ट है। लेकिन क्या आपको पता चला? वही थीम लेके हम लोग आगे जा रहे हैं। अब आपको पता है आपके पास वो 4-5 लोग हैं, cos 0 1 sin 0 0 sin n pi 0 एंड cos n pi minus 1 raised to n। वही एनोलॉजी, वही कॉन्सेप्ट, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद भाई खोदा पहाड़ निकला चूहा। देख सकते हो sin 0 गायब हो जाएंगे, यहाँ पे भी 3 0 आ गए। बची कितनी टर्म? ये एक प्यारी सी टर्म बची भाई, वो भी 4 minus 1 raised to n अपॉन पाइन बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इतना एन देखने के बाद थोड़ी स्फूर्ति तो हम लोगों को आएगी। हम लोग यहाँ पे एनर्जेटिक होके एन को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर इंडिविजुअल कर लिया, 4 को ऊपर भेज दिया। आप देख सकते हो 16 minus 1 raised to n अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इज आवर आंसर। एज सून एज वी गेट दिस, हमें पता है ए नॉट की जगह पे ए नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बाय 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया, एन की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, bn 0 था, ये इसमें से 16 और पाई स्क्वायर चाहिए तो हम लोग बाहर ले आ सकते हैं। सिंप्लीफाई करा, जो भी आया वो अपना यहाँ पे आंसर आया। आई थिंक फोरियर सीरीज से रिलेटेड यही 2 सम थे जो कि आए हुए थे। अब आपको और सम करने, तो मैंने आपको बताया क्या करना है। आपके पास आलसी इंजीनियर वाला ऐप होना चाहिए, कोर्स आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं यार। नेक्स्ट हाफ रेंज फोरियर सीरीज वाली कॉन्सेप्ट देखने। बोलोगे सर जिनको फोरियर सीरीज आता है उनको हाफ रेंज फोरियर सीरीज ना आने में क्या दिक्कत है? सर मैं बता दूं, अगर आपको फोरियर सीरीज पता है तो हाफ रेंज फोरियर सीरीज क्या है मैं बताता हूं। वो जो है ना दिल में एक दिमाग में एक वाला, जो हमारे ग्रुप में हमेशा दोस्तों में एक बंदा होता है, वो हमेशा घर पे जाके बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन जब उसको पूछते हैं ना कि भाई तू पढ़ के आया क्या, बोलता है नहीं यार मैंने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। इसका मतलब ये कि भाई खुद तो मार्क्स बहुत अच्छे से लेके आता है, लेकिन वो नहीं पढ़ा, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते तो हमारे मार्क्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि ये दिल में कुछ दिमाग में कुछ लेके जाता है, यानी कि बताता है कि मैंने थोड़ा ही पढ़ा है लेकिन बहुत पढ़ के आया हुआ रहता है। बताता हूं मैं इसको क्यों बोलता हूं। ये देखो, अगर आप हमेशा याद रखो हाफ रेंज की एक ट्रिक, अगर आपको रेंज दी है ना 0 से लेके L, तो यूजुअली आप क्या मुझे बोलोगे सर इसका टाइम पीरियड कितना होगा? L माइनस 0 होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको उल्लू बना रहे, ये 0 से लेके L भरे लिखा हो, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी रेंज रहती है दैट इज माइनस L से लेके कहां तक होती है? L होती है। ये किसी को पता नहीं होता है, और हम लोग भी क्या करते हैं, चल ठीक है यार झूठ बोला उसने, क्या ही फर्क पड़ता है। तो दिल में कुछ दिमाग में कुछ वाली चीज याद रखना, भले 0 से लेके L तक के चिल्लाए, लेकिन भाई साहब की रेंज क्या होती है? माइनस L से लेके L। अब विद दिस एनालॉजी, ऊपर की एनालॉजी के हिसाब से टाइम पीरियड L बोलोगे, लेकिन नीचे की एनालॉजी अगर आप देखोगे तो आपने यहां पे याद रखना है, इस केस में आपका t जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू L माइनस ऑफ माइनस L, यानी कि t की वैल्यू इस केस में हमेशा क्या होती है? जितनी आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है उसके डबल रहता है, सॉरी रेंज दी है उससे डबल रहता है। तो इसीलिए हाफ रेंज सीरीज दिखाती हाफ जरूर है, लेकिन टाइम पीरियड देखोगे तो उसके डबल टाइम पीरियड होता है। ये आपको समझ में आना जरूरी है। बस मेरे को जितना पता था उतना मैंने बता दिया इस केस में, क्योंकि टाइम कम है, और उस कमी की वजह से आपको यहाँ पे वापस आई बटन दिखाई दे रहा होगा कि भाई किस हिसाब से हाफ रेंज के फॉर्मूले याद रखने, उसकी ट्रिक मैंने बताई है। आप वीडियो जरूर देखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐप पे जा सकते हो और सम्स देख सकते हो। देखो तो सही, f of x इज इक्वल टू क्या दिया अभी? x स्क्वायर। ज्यादा समय हम लोग यहाँ पे गवाएंगे ही नहीं,
आपको क्या पूछा है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। जब कोसाइन बोला जाता है तो देखो भले ही 0 से लेके L बोलो, एक्चुअल में -L के L होने की वजह से ये इवन है। इसका मतलब है आपको हमेशा कोसाइन सीरीज में यू विल फाइंड कि आपका bn अंकल क्या होता है 0। सो आपने यहाँ पे a0 और an के बारे में लिखा, bn के बारे में लिखा ही नहीं है आपने। t की जगह पे चुपचाप जो भी था रेंज वो यहाँ पे पुटअप किया। मुझे बताओ, आप यहां पे देखोगे तो ये 0 से लेके 2 जरूर बोल रहा है, लेकिन रेंज कितना हुआ 4। अब सर कितने स्मार्ट है, देखो यहां पे ऑलरेडी 2 था और कंसीडर कर लो यहाँ पे 4 था, ये कैंसिल आउट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे कौन सी टर्म आ चुकी है, πnx/2। कोई नहीं जी, ये जो πnx/2 है ये टर्म जैसे वैसे आने के बाद a0 और an को हम लोगों ने फाइंड किया। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये आपको 0 से लेके 2 रेंज के लिए जाना है। अब इसने बोला ना 0 से लेके 2, हमें भले ही पता है -L से लेके L है, बट आप उसने बोला है तो आप 0 से लेके 2 के लिए जाओ, लेकिन मेक श्योर दैट यू डबल इट। लेयर डबलिंग वाला ओरिजिनली आपको मैंने फॉर्मेट सिखाया था, जो कि आपका डेफिनेट इंटीग्रल का स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। तो कुछ नहीं समझा तो 2/L होता है यार हमेशा ये, तो 2/L 0 से लेके L, 2/L 0 से लेके L किया, x² का इंटीग्रेशन किया तो a0 आना भाई बहुत इजी था। जैसे ही हम लोगों ने an के लिए जाए 2/L 0 से लेके 2 गए तो यहाँ पे x² की टर्म है, तो ये बंदा हो गया u, ये बंदा हो गया v। अब आप ये कुछ बोलो ही मत कि सर ने सॉल्व नहीं किया, ये भाई हम लोगों का लाइन से तीसरा समय जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कॉम्बो कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। x² एज इट इज 2x 2, फिर इसका इंटीग्रेशन मतलब इस कॉस का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस का इंटीग्रेशन वापस से माइनस साइन गोइंग फ्रॉम 0 से लेके 2। आपको बस पहले तो स्टेप्स बहुत सही से लिखने, उसके बाद 2 वाला अपर लिमिट, 0 वाला लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना, जो हम लोग प्रीवियस सम में भी कर चुके हैं। लकीली यहाँ पे सम का फॉर्मेट बिल्कुल सेम आ चुका है, इसीलिए वही आपको रेपिटेटिव चीजें दिखाई दे रही होंगी। sin 0 0, cos 0 1, sin nπ 0, cos nπ is -1/n। So it is important each and that you understand each and every step। देखो वैसे ही कुछ वहां पे भी आंसर आया था, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी आंसर आया। अब ओरिजिनल फॉर्मूला में ये आंसर सब्स्टिट्यूट किया, बॉक्स किया, एंड दैट्स इट, वी गॉट आवर आंसर। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? अब हाफ रेंज पे सर कितने सम आते हैं, तो 2 सम्स आते हैं, औरिंग में आता है तो एक और हाफ रेंज का समय। भाई देखो क्या लिखा है, πx - x², वेयर इट इज गोइंग फ्रॉम 0 से लेके कितना लिखा हुआ है, पाई। अब 0 से लेके पाई के लिए आपको क्या चीजें समझ में आनी चाहिए, आपको ये ना इस केस में क्या करना होगा, आपका टाइम पीरियड जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 2π होगा, ये आपको कंसिडर करना है। और इस भाई साहब को आप L के हिसाब से याद रख सकते हो, जो फॉर्मेट मैंने सिखाया। अब बताओ साइन सीरीज निकालनी है, तो आपको पता चल चुका होगा कि इसका a0 और an जो है वो दोनों के दोनों क्या होने वाले भाई, 0 होने वाले। सो ये दोनों 0 होने की वजह से आपको बस bn के लिए फाइंड आउट करना है। तो ये देखो ओरिजिनल फॉर्मूला लिख दिया। ओरिजिनल फॉर्मूला ऐसे ही क्यों आया सर, तो मुझे बताओ, ये जो आपको t दिखता है, इस t की जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था, 2π। देखो लिखा हुआ है 2π के लिए, ये 2π कैंसिल होने के बाद sin nx दिखा, तो मेरे भाई यहाँ पे वी हैव गॉट आवर आंसर। सिर्फ bn बचा है जिसको फाइंड करना है, और bn फाइंड करने के लिए वापस uv रूल लगेगा, वापस sin 0 cos 0 sin nπ cos nπ लगेगा, वापस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगा। सब में एब्सोल्युटली नो चेंज है भाई। आप देख सकते हो 2/π 2/L सिखाया ना आपको ये, तो L कहां से निकलता है ये बताता हूं। इस भाई साहब को आप फिलहाल के लिए कंसिडर कर सकते हो L, अगर आपको फॉर्मूले रटने हैं तो, राइट। तो हमेशा याद रखो यहाँ पे 2/L 0 से लेके आपका L आएगा, रेंज जैसे वैसे लिखा, f(x) * sin nx सॉल्व किया भाई। ये था अपना फॉर्मूला जो ऑलरेडी कितनी बार अब बता चुका हूं मैं, u डैश u डबल डैश v1 v2 और ये आया v3। इस फॉर्मेट के हिसाब से पूरा ये सब हम लोगों ने सॉल्व किया, अगेन विद द हेल्प ऑफ ऑल द साइन कॉस के स्टैंडर्ड नंबर्स, और उसको सॉल्व करने के बाद वी गॉट आवर सिंप्लीफाइड आंसर। खुदा पहाड़ निकला चूहा तो होने वाला है यहाँ पे। तो ये मेरा आंसर आया। चाहिए तो 2 को कॉमन निकालो, जो मैंने निकाला हुआ, जिसकी वजह से बाजू में यहाँ पे 4 हो चुका है। सिंप्लीफिकेशन यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसकी पीडीएफ चाहिए तो यू नो इट यार, क्या करना है, आलसी इंजीनियर के ऐप पे इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपको फ्री कंटेंट सेक्शन में ये पीडीएफ जरूर दिखाई देगी, आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। डाउनलोड नहीं होती है पीडीएफ, बट आपके लिए आप वहाँ से पढ़ाई जरूर कर सकते हो। बस ऐप डाउनलोड करना है यार, और तो कुछ है नहीं आपको अलग करने जैसा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी गॉट आवर आंसर। इसके बाद आती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेम्ड एज व्हाट, हार्मोनिक एनालिसिस। मैं बताता हूँ, हार्मोनिक एनालिसिस में आपको जितने भी मार्क्स मिलते हैं ना, आप उसमें से मैक्सिमम मार्क्स बस एक बंदे की वजह से लेके आ रहे हो, जिसका नाम है, हाँ कैलकुलेटर। आपके पास होगा ही ना। अब बहुत सारे लोगों को FX991 MS हो, ES हो, ES प्लस हो, जो भी आपके नए नए वर्जन आए हो, आपके कैलकुलेटर की वजह से यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। थीम बहुत सिंपल है, कोई इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, बस आपको
टेबल सॉल्व करने होते हैं। अब इसके लिए लगता क्या क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बता देता हूँ। देखो कहीं पे भी हार्मोनिक एनालिसिस में जैसे ए नॉट जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है, अगर आपको किसी ने फर्स्ट हार्मोनिक बोला तो आप क्या करोगे, A1 B1 निकालोगे। अगर किसी ने आपको सेकेंड हार्मोनिक बोला तो आप A2 और किसको निकालोगे, B2 को निकालोगे। दिस इज हाउ यू नीड टू गो, जो पूछा जाएगा उस हिसाब से। अब ए हमेशा कॉस को चिपका हुआ रहता है, सिर्फ कॉस की टर्म्स पूछी तो आप A1 A2 A3, पहली तीन पूछी तो A1 A2 A3 बोलो, साइन की पहली तीन टर्म्स पूछी तो B1 B2 B3 निकालो। इस हिसाब से हार्मोनिक्स फाइंड किए जाते हैं। और हार्मोनिक्स फाइंड करने के बहुत स्टैंडर्ड से फॉर्मूले मैं बताता हूँ। मोस्टली जब भी आप टेबल देखोगे यू ऑलवेज फाइंड कि यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल्स जो है वो हमेशा इवन नंबर होते हैं। और मोस्टली जिस हिसाब से 5 मार्क के लिए सेट किया, हमेशा आपको 6 इंटरवल्स दिखाई देंगे। अब 6 सर 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, बहुत रेयर केस में आपका 7 आएगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों के सिलेबस में ये लोग 7 वाली चीज देंगे। हाँ, अगर उन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ चीज दी कि एक कोई और, तो हमेशा मैं बताता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू आई है ना 1.0, ये सेम वैल्यू यहाँ पे दे के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। दे राइट दिस हैज टू बी, ये ऐसी चीज। अब मुझे बताओ, ऐसी चीज में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देख के लगेगा 1 2 3 4 5 6 100 और 7 आया, 7 नहीं आया दोस्त। इन्होंने बस आपको एक ही वैल्यू डबल दिखाई है वहां पे, बिकॉज 1.0 और 1.0 मैच हो रहा है यहाँ पे। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सिर्फ मोस्टली 99% ऑफ द सम्स में आपका m जो है वो इवन नंबर आएगा। नंबर ऑफ इंटरवल चेक करोगे तो 6 नंबर ऑफ इंटरवल आने के बाद आपको यहाँ पे चीजें ऑलरेडी थीटा में दी। और मुझे बताओ, ये जो थीटा है, क्या आपको ऐसे नहीं लगता है ये ऑलरेडी कौन से मोड में, रेडियन। तो जल्दी से आपका कैल्सी जो है इस सम के लिए आपको कौन से मोड में रखना है, रेडियन मोड पे रखना है, ताकि आपके कैलकुलेशन आसान हो। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले मेरे पास है हार्मोनिक एनालिसिस के, बहुत सिंपल से, कोई इंटीग्रेशन करना नहीं है। 2/m समेशन y, 2/m समेशन y cos n थीटा, 2/m समेशन y sin n थीटा। अब निकालना क्या है हम लोगों को, कांस्टेंट टर्म यानी कि a0, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट साइन एंड कोसाइन टर्म्स। अरे भाई एक नंबर काम हुआ, a0 निकालो, a1 निकालना पड़ेगा। जो फॉर्मूला वहां पे इनकी जगह पे 1 छापोगे, फॉर्मूला जो है उसमें इनकी जगह पे 1 छापोगे, तो ये अपना ओरिजिनल फॉर्मूला है जहां पे हम लोगों को इक्वेशन 1 मिले। आप बोलोगे सर यार बढ़िया है, सिर्फ समेशन करना है, लेकिन टेबल लाना बहुत जरूरी है। तो टेबल कब आएगा, समेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो y चाहिए, y cos x भी चाहिए और y sin x भी चाहिए। ये 3 चीजों के लिए टेबल बनाना जरूरी है भाई। तो मस्त वर्टिकल टेबल आप यहाँ पे देख रहे होंगे। मैंने यहाँ पे कोशिश करी है चीजें दिखाने की। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे इस सेक्शन में अगर आप देखोगे ना ढंग से, तो आपको पूरे टेबल के टाइटल्स दिखाई देंगे सर ने किस तरीके से लिए हुए। तो आप देख सकते हो x है, करेक्ट, x के बाद y, y के बाद cos x है। cos x ही क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे कौन है, आपको cos x चाहिए, तो cos x के साथ यहाँ पे sin x लिखा, और उसके बाद इन दोनों को y से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। जब ऐड होगा सब कुछ तो समेशन y cos x दिखाई देगा, रेडीमेड सब्स्टिट्यूट होगा। जब ऐड होगा सब कुछ तो समेशन y sin x दिखाई देगा, रेडीमेड सब्स्टिट्यूट होगा। और खुशी देखो, y को पूरे लोगों को ऐड करोगे तो यहाँ पे समेशन y इज इक्वल टू 8.7 आपको जरूर दिखाई दे ही रहा होगा। सेकेंड चीज, सर x दिया है, y दिया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी x की एक एक। पहली x की वैल्यू कितनी है, 0, सब्स्टिट्यूट करो तो cos 0 कितना है, 1। इसी हिसाब से कैल्सी को रेडियन मोड पे रख के आप ये सारे कैलकुलेशंस करोगे। अगर ये सम डिग्री में आता, 0, 30, 60, 120, 90 जो भी है, उस केस में आप आपके कैल्सी को डिग्री मोड में रखते हैं। आपके कैल्सी को कैसे डिग्री और रेडियन मोड में लाना है, होपफुली यू नो इट। आप चाहिए तो सर्च कर सकते हो, यू विल क्लियरली गेट कि किस तरीके से कैल्सी का मोड चेंज किया जाता है व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग एन एंगल। अब देखो सारी कॉस की वैल्यू निकाली, आई एम श्योर आप क्रॉस चेक कर लो, पीडीएफ जब सामने आएगी तब सारी साइन की वैल्यूज निकाली, और सारी वैल्यूज आने के बाद भाई मैंने उसको y से मल्टीप्लाई किया, कॉस वर्जन को y से मल्टीप्लाई किया, साइन वर्जन को, और उसके बाद सिंप्लीफाइड वर्जन में मुझे मेरे आंसर्स मिले। एज सून एज आई गेट माय आंसर, भाई मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 में सारा सब कुछ निकाला हुआ था। y cos x समेशन की वैल्यू डाल दी, y sin x समेशन की वैल्यू डाल दी, डिवाइड बाय 3 किया, डिवाइड बाय 3 किया, और ये तो ऑलरेडी समेशन y आ चुका था, डिवाइड बाय 3 किया, तीनों के आंसर्स निकाले। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा a0/2 a1 cos के साथ होता है, b1 sin के साथ होता है, लिख दिए, सिंप्लीफाई किए, जो भी आया वो अपना क्या आया, फाइनल आंसर आया। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट। अब कहीं जाके कभी अगर उन्होंने हम लोगों को फर्स्ट एम्पलीट्यूड पूछी, फर्स्ट हार्मोनिक की, तो क्या करोगे, ये जो आंसर्स आ चुके हैं इनको अंडर रूट ऑफ करोगे और स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड करके ऊपर जो मेजर अंडर रूट है उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आंसर्स लेके आ सकते हो। पूछा नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे किया नहीं है। अब ये पार्ट अगर आपको समझ में आया तो इसके बाद का सम आई डोंट थिंक सो कि आपको ज्यादा समय लगना चाहिए। देख सकते हो यार,
सेम सम पूछा है हार्मोनिक एनालिसिस का इस समय, और पूछा क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ कोसाइन सीरीज। मतलब क्या होता है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ कोसाइन सीरीज का मतलब, चलो आप खुद ही मुझे बता दो, मतलब बहुत सही है यार, हमें कोसाइन सीरीज मतलब निकालना किसको है, A1 A2 और A3, हम लोग उनको A0 बोनस में दे देंगे, यानी कि A0 A1 A2 A3 हम लोगों को बस फाइंड आउट करना है। सेम सम अगर साइन सीरीज होता तो आप इसके लिए क्या निकालते, B1 B2 B3 निकालते, सही है ना। अब ये दिया है यहां पे, अब आपने एक चीज नोटिस करी, आप अगर प्रीवियस सम देखोगे ना तो आपको यहां पे क्लियर कट रेडियन में एंगल्स दिए हुए थे, लेकिन आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको नंबर ऑफ इंटरवल्स दिखाई दे रहे, कहीं पे एंगल पिक्चर में नहीं है। तो इट इज मैंडेटरी कि आप एंगल के बारे में सोचो क्या हो सकता है। तो प्लीज सामने देखो, बुक्स में इसके आंसर्स गलत है, आपको बहुत ढंग से देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ इंटरवल्स देखोगे तो एज यूजुअल 6 है। अब मैदान में आता है थीटा। क्यों आया ये थीटा, बिकॉज यहां पे नंबर ऑफ इंटरवल्स दिए हुए हैं, देयर इज नो एंगल दैट हैज बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर। सो अब थीटा को लिखा कैसे जाता है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आप देख सकते हो यहां पे थीटा को लिखा जाता है 2πx बाय, देखोगे तो ये भाई साहब जो होते हैं ना, ये भाई साहब होते हैं आपके m, यानी कि m कितना आ चुका था, 6 आ चुका था, तो वो वहां पे सब्स्टिट्यूट करके मुझे क्या मिला, πx/3। अब ना चुपचाप आपके जब फॉर्मेट बनेंगे ना, तो अब यहां पे आप क्या करोगे, 2/m समेशन y, 2/m समेशन cos n थीटा y के साथ। अब बताओ मुझे यहां पे साइन वाले टर्म की जरूरत है नहीं, तो A0 तो निकाल लिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट बाद में करेंगे, सारे m सब्स्टिट्यूट किए। अब बताओ यहां पे n थीटा की जगह पे सारे 1 2 3 n की वैल्यू हो गई, थीटा की जगह पे आप चेक कर सकते हो, दिस इज व्हाट 1πx/3, दिस इज 2πx/3, दिस हैज बिकम 3πx/3। होपफुली यू हैव गॉट माई पॉइंट। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2πx/3 जैसे वैसे लिखा, 3 को 3 ने काट दिया, तो यहां पे सिर्फ πx। मुझे बताओ, सच में बताओ, इतना देख के आपको क्या लगता है टेबल क्या होना चाहिए, x होना चाहिए था, y होना चाहिए था, उसके बाद कौन कौन होने चाहिए थे, cos πx/3, उसके बाद कौन होना चाहिए, cos 2πx/3, उसके बाद कौन होना चाहिए था, cos πx, उसके बाद क्या होना चाहिए था, यही सब लोग cos πx/3, लेकिन y के साथ, y यहाँ पे 2πx/3 cos के साथ, आई एम सॉरी, cos ऑफ 2πx/3 होना चाहिए था, और एक और कॉलम आएगा जो कि y ऑफ क्या रहेगा, cos ऑफ πx होगा। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें आपको यहाँ पे टेबल में दिखानी पड़ेगी, और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब आप नेक्स्ट पेज देखोगे तो अंडरस्टैंड कि मैंने सबको दिखाया हुआ है। आप बोलोगे सर बैठता नहीं है सर यहाँ पे, आप आपके बुक में या फिर पेपर लिखोगे तो उतनी जगह नहीं है, तो काम करो ना, यहाँ तक के लिखो, इसके बाद का उसके नीचे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी गैप रख के लिखोगे तो देखो जैसा x दिया है, जैसा y दिया है, पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद भाई एक एक x की वैल्यू डालिए, x की वैल्यू 0 डालो, x की वैल्यू 1 डालो, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5। चुपचाप सारी वैल्यूज पुटअप करने के बाद नंबर्स आएंगे। कैल्सी का मोड वापस बता रहा हूं, रेडियन मोड रखो, बिकॉज यू आर डीलिंग विद पाई अंकल, पाई होता है तो रेडियन होता है, अगर डिग्री होती तो आप डिग्री के लिए मोड भी डिग्री का सिलेक्ट करते। अब इनमें चाहिए क्या, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब ऐड किए, मेरा जो भी आंसर आया, जैसे ही आंसर आया, तो भाई जितना मैंने यहां पे किया हुआ है उतना ही मैंने यहां पे क्लियरली दिखाया। आप देख सकते हो सारी वैल्यू जितनी हमें बताई गई थी वो सारी वैल्यूज यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट करी है। 42/3 दिख रहा है, cos πx/3, y cos πx/3 की जो वैल्यू आई वो लिखी, y cos 2πx/3 की वैल्यू लिखी, y cos πx की वैल्यू लिखी समेशन के साथ। तो सब कुछ किया, सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद एक स्टैंडर्ड f ऑफ x के फॉर्मेट में लिखा, जो कि कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए। a0/2 होता है, a1 होता है cos πx/3 के साथ, a2 होता है cos 2πx/3 के साथ, a3 होता है cos ऑफ 3πx/3 यानी कि πx के साथ। सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की है, एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। हम लोगों को अपना फाइनल आंसर यहाँ पे मिल चुका है। तो दोस्तों देखो, इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा फोरियर सीरीज किस तरीके से एग्जाम में समझाया है, प्रीवियस सम्स सारे सॉल्व करके उनका पूरा एक एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ है। आप खुद को पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, पूरा पढ़ो, उसके बाद वापस एक बार वीडियो देखोगे तो यूल बी मोर देन हैप्पी कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगा, और 5 मार्क्स के लिए कितना लिखना है ये भी आपको ढंग से समझेगा।
तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देखा किस तरीके से पूरा का पूरा इन सेमेस्टर का पेपर यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 के सम सॉल्व किए जाते हैं। वैसे तो मैंने औरिंग के लिए भी कुछ नहीं रखा भाई, पूरे के पूरे सम्स आपको दिखा दिए, कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको सेपरेट करके दिए हुए और 5 मार्क के हिसाब से कैसे लिखना है ये भी आपको बताया हुआ है। अब एक बार आप खुद आपकी पढ़ाई खुद से एक बार कर लो, वो होने के इमीडिएटली बाद वापस वीडियो देखोगे और पीडीएफ एक्सेस करोगे ऐप से तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको सच्ची में चीजें समझ में आ रही है और आप एग्जाम में लिख सकते हो। राइटिंग प्रैक्टिस इज समथिंग आई विश कि मैं आपको और समझा पाता और समझ ले पाता, लेकिन टाइम की कमी की वजह से भाई साहब जितना हो सके उतना पेपर तो मैंने कवर कराया और एक ही पेपर था इसलिए हम लोगों को ज्यादा समय यहां पे नहीं लगा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।